रश्मि, जो स्टूडेंट हैं जो भी कर रहे हैं, जो अभी सर्च कर रहे हैं पीएचडी के लिए, उनके लिए कोई आप गाइडेंस कि कैसे अप्रोच करें, कैसे अप्लाई करें? चाहे मैं यही बोलूँगा कि लोकेशन और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डजेंट मैटर। अगर आपका गाइड अच्छा है ना, तो आप कहीं से भी हाँ। पीएचडी कर रहे हो वो अच्छी रहेगी। अगर आपका हम्म। गाइड अच्छा नहीं है तो वो फिर मेंटली फिजिकली सब कुछ बर्बाद ही है फिर। मोटिवेशन लेटर ना काफी पर्सनल होता है, और जो हम्म। एसओपी होती है वो काफी प्रोफेशनल होती है। तो जब भी कोई एसओपी लिखे तो उसमें ऐसे अपनी प्रोफेशनल जर्नी को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। तो ईगो थोड़ी ना, मुझे लग रहा है कि बंदे को ना थोड़ी साइड रखनी चाहिए अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं। और जब तक आप अपने अंदर ईगो रखोगे ना, तो आई डोंट थिंक आप कुछ हासिल कर पाओगे और कुछ भी अचीव कर पाओगे। सो रश्मि, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप आए और अपनी जो रिसर्च जर्नी है वो मेरे साथ और जो मेरी ऑडियंस है उसके साथ आप डिस्कस करने लगे हो। एंड आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी या पोस्ट डॉक, तो काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपके बारे में। तो रश्मि ने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बीके बिरला कॉलेज कल्याण महाराष्ट्र से की है इन 2021। आफ्टर दैट शी क्रैक्ड IIT जैम इन 2022 एंड शी ज्वाइंड IIT रोपर एज ए मास्टर स्टूडेंट। एंड आफ्टर दैट शी ज्वाइंड इन कंकोडिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा एज ए पीएचडी कैंडिडेट इन सितंबर 2024। तो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी है कि आपने जो गैप है वो ज़्यादा नहीं है आपका मास्टर और पीएचडी के बाद। आपको साइड में ही जल्दी आपको क्या है, पीएचडी पोजीशन मिलेगी। तो ठीक है रश्मि, हम डिस्कस करेंगे आपकी जर्नी। तो कैसे आपको ये पोजीशन मिली, कैसे आपने अप्लाई किया, कैसे अप्रोच किया प्रोफेसर के साथ, सो दैट कि जो स्टूडेंट है उनको पता लगे। तो मेरा सबसे पहले यही है कि आप बताओ कैसा लग रहा है आपको कनाडा में। मैं पहले यही पूछता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट कल्चर है, बहुत न्यू चीजें हम्म। हैं सीखने को। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, रिसर्च का एक्सपीरियंस अच्छा है। पर घर की याद आती है। फॉरेन में रहने का ना यही डीमेरिट है, बंदा ना बिल्कुल अलोन फील करता है। ये सबसे वो है। बहुत। हम्म। तो ठीक है। तो रश्मि, आपने जब ये पीएचडी शुरू से ही सोचा था कि मुझे पीएचडी करनी है, या बाद में आपके दिमाग में आया कि यार ये अच्छा ऑप्शन है तो मैं इसी को अडॉप्ट करती हूँ आगे जाकर? नहीं, मैंने सोचा बिल्कुल नहीं था। मैंने तो हम्म। इनफैक्ट केमिस्ट्री करने का भी नहीं सोचा था। मैं बहुत आर्ट्स बिलीवर थी, मैं जर्नलिज्म करना चाहती थी। बट हम्म। विथ टाइम, स्पेशली 11th स्टैंडर्ड में मैं जब थी, तब मेरे एक बहुत अच्छे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में। उन्होंने मुझे ओके। केमिस्ट्री की तरफ बहुत इंस्पायर इंस्पायर किया। किया। कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि वो नहीं चाहते थे प्रोबेबली कि मैं केमिस्ट्री परस्यू करूं, मैं बहुत खराब स्टूडेंट थी। पर हम्म। वो इंस्पायर जरूर करते थे मुझे कि बहुत अच्छी है केमिस्ट्री, और सीखना चाहिए और मोटिवेशन चाहिए। एंड देन मास्टर्स में मैंने, वो भी मास्टर्स के फाइनल फ्यू मंथ्स में रियलाइज किया कि शायद मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे वही कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसलिए मैं हम्म। पीएचडी कर रही हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है। और आपने आईआईटी जैम का एग्ज़ाम क्रैक किया था आफ्टर आप ग्रेजुएशन। तो आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको जो आपकी टीचर है उन्होंने बताया था कि ये एग्ज़ाम होता है आगे आपकी आईआईटी में, या एनआईटी या आइजर वगैरह में एडमिशन लेने के लिए ये क्रैक जरूरी होता है, या किसी और ने आपको गाइड किया था इसके लिए? नहीं, मेरे किसी टीचर ने नहीं बताया था, मैंने यूट्यूब पे देखा था रैंडमली। और वो हाँ। ऐसा था बस कि मैंने जेई का एग्जाम नहीं दिया था कभी, साइंस में होके भी। पर मुझे, हम्म। जब जेई का टाइम निकल गया, जब मैंने बीएससी शुरू कर दी, तब मुझे ऐसे फील होता था कि शायद मुझे आईआईटी ट्राई करना चाहिए था। अब मुझे वापस पीछे जाके बीटेक के लिए नहीं ट्राई करना था। तो मैं और आगे के ऑप्शंस एक्सप्लोर करी थी कि मास्टर्स कर लूं, पीएचडी कर लूं, या कोई हम्म। और डिग्री कर लूं वहां से। तब मुझे आईआईटी जैम के बारे में पता चला था। ओके। मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे तो ये आफ्टर इवन मास्टर तक नहीं मुझे पता था कि आईआईटी जैम का भी एग्ज़ाम होता है। अगर पता होता तो मैं भी शायद कहीं और होता आज मैं। लकीली मेरे टाइम पे कोविड था। लकीली नहीं बोलेंगे, वो बहुत खराब चीज थी। पर हम्म। उस टाइम पे कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बहुत खाली टाइम था ना हमारे पास यूट्यूब हम्म। एक्सप्लोर करने का, और रैंडम हम्म। सोशल मीडिया। तो इसलिए बहुत इजी था ये सब पता चलना तब। हाँ वही है। और आई थिंक तो आपने कोई कोचिंग वगैरह ली नहीं, घर पर ही आपने तैयारी की इसकी एग्ज़ाम की है? घर पे ही की थी। तो
आपने कभी वो दिया है CSIR UGC नेट? नहीं। वो नहीं दिया है? मुझे बस ये थोड़ा जानना था कि जो IIT जैम होता है और CSI UGC नेट जो होता है उसका जो जो सिलेबस है और जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं? आई सेम ही होते सिमिलर हैं। तो आते हैं सर, सिमिलर तो होते हैं, क्योंकि जैसे गेट मैंने बिना पढ़े दिया था, और मैंने क्वालिफाई नहीं किया, पर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की 0.2 कम थी, तो मुझे, ओके। और वो बिना पढ़े था। तो मुझे इतना पता है कि अगर आप जैम की प्रिपरेशन करो तो एक आध टॉपिक्स एक्स्ट्रा आते हैं, आप शायद रैंक ना बहुत अच्छी करो पर आप क्वालिफाई जरूर कर लोगे नेट, अगर सिर्फ जैम की पढ़ाई की है तो जैम बहुत एक्सटेंसिव पढ़ा देता है फिर। हाँ, क्योंकि मुझे अपना भी टाइम याद है ड्यूरिंग कोचिंग टाइम, वहाँ पर जो हमारे साथ जो स्टूडेंट होते थे जैम के, वो हमारे साथ ही क्लासेस लगाते थे हाँ, सेम ड्यूरिंग क्लासेस होती है, बस कुछ ड्यूरिंग कोचिंग। टॉपिक्स एक्स्ट्रा है नेट में। सिलेबस में भी शायद थोड़ा कम होता होगा IIT जैम में, मे भी शायद। हम्म, हो सकता है, पर अब तो मुझे हम्म। लगता है हर साल कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है, तो वो जैम भी ले कंपटीशन आएंगे सेम लेवल पे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वैसे ही है। बट यहाँ फॉरेन में आई डोंट, मैंने देखा है यहाँ पर तो कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पर जो जिसने भी PhD करनी है जाओ अपना प्रोफेसर से बात हाँ। करो कि हमें PhD करनी हाँ। है, अगर वो वेल क्वालिफाइड है तो वो फिर रख लेते हैं उसको। यहाँ भी चाइना में भी मैं जैसे यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है PhD के लिए। हाँ, सिंपल मास्टर करो उसके कोई बाद आप एंट्रेंस नहीं है। एडमिशन ले सकते हो। हाँ, और पर ये डिसएडवांटेज भी है सर, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। पर हम्म। ऐसे ऐसे हम एग्जाम दे करके अगर क्वालिफाई कर ले और हमें पोजीशन मिल जाए, कुछ लोगों के लिए शायद वो इजी तरीका हो, पर यहाँ हमें बहुत इंटरेक्ट करना पड़ता है, बहुत खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है कि हम क्यों सही कैंडिडेट हैं। तो हम्म। थोड़ा एक डिसएडवांटेज भी है बाहर की पीएचडी में, मतलब हम्म। एडमिशन प्रोसेस में। ओके ओके ओके। हाँ, मे बी हो सकता है। बट मेरे साथ ना कुछ दोस्त थे ड्यूरिंग कोचिंग टाइम, और उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी, बट उनका क्वालिफाई नहीं हुआ एग्ज़ाम। और मुझे फिर ये लगता है कि यार, बंदे ने मास्टर्स की है और वो एग्ज़ाम की वजह से वो अच्छे इंस्टीट्यूट में PhD नहीं कर पा रहा, हाँ, तो करेक्ट। वो फिर कोई स्मॉल छोटी मोटी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ जाकर खुद पैसे देकर वो PhD कर रहा है। और आपको पता ही है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो वो मुझे हम्म। थोड़ा सा होता है कि अगर थोड़ा क्राइटेरिया कम कर दें तो मे बी शायद जो स्टूडेंट है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी आई थिंक हेल्पफुल हो जाएगा वो। मैं भी लेट्स। ऐसे सर, वो मैं इंडिया की पीएचडी को के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मुझे हम्म। यही लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अब्रॉड जाते भी इसलिए हैं क्योंकि इंडिया में स्क्रीनिंग इस तरह की है कि हम्म। हम कई बार अच्छे हाँ, स्टूडेंट होके भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। काफ़ी बहुत स्टूडेंट हैं, इनफैक्ट फैकल्टी बहुत है बाहर इंडिया में। हाँ। कितने में यहाँ पर कितनी फैकल्टी हैं, इंडियन प्रोफेसर यहाँ पर हैं, और स्टूडेंट हाँ, कितने हैं यहाँ पर, सभी ऐसे मतलब कि बाहर को मूव कर रहे हैं अब। ये बात है। वो बाहर का जो एक्सपोजर है वो आई थिंक बढ़िया रहता है, और देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं भी यहाँ पर आया हूँ तो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर। काफ़ी सारी बहुत चीज़ें हैं डिफरेंट। जो इंडिया से डिफरेंट है यहाँ पर और अच्छी हैं रिसर्च वाइज। हम्म। हाँ। ये थोड़ा है इसमें डिफरेंस। तो आपने सिर्फ फॉरेन का ही सोचा था PhD का, इंडिया में ही नहीं ट्राई किया? नहीं, मैंने वो तो मैंने सोचा हुआ था कि अगर मैं पीएचडी करूंगी तो मैं बाहर से करूंगी, इंडिया से नहीं करूंगी। और उसका आई थिंक मेजर रीजन ये था कि मैंने मास्टर्स इंडिया से की थी, और हम्म। मेरे लैब के जो सीनियर्स थे, जैसे आप तो जानते होंगे उनको, शिवांगी हम्म। मैम, मान सर, हम्म। सुखजोत दीदी, कल्पना दीदी, ये लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते थे कि अगर जो भी डिग्री जहां से की है ना, अगर बैचलर्स किसी सिटी से की है तो मास्टर्स उससे बेटर होनी चाहिए। जहां से हम्म। मास्टर्स की है पीएचडी उससे आगे जाओ, कुछ नया हम्म। एक्सप्लोर करो, कंफर्ट जोन में मत रहो। तो इसलिए वो हम्म। तो मैंने डिसाइड किया था कि अगर करूंगी तो बाहर से। ओके। तो अच्छी बात है वैसे ये, क्योंकि काफ़ी सारे, जैसे मैंने पहले बोला कि देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द रिसर्च बिटवीन फॉरेन एंड इंडिया। तो आपने, आप चलो PhD के बारे में बात करते हैं। तो जब आपने अप्लाई किया तो आपने जैसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म निकला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहाँ से अप्लाई किया या आपने डायरेक्ट प्रोफेसर को अप्रोच किया? मैंने दोनों मेथड्स किए थे। मोस्टली मेरे जो एप्लीकेशंस थे ना वो इस पे थे कि मैं कोल्ड मेल कर रही थी प्रोफेसर्स को डायरेक्टली। पर ओके। मैंने विथ टाइम रियलाइज किया कि वो सही मेथड नहीं है, ओपन पोजीशंस पे रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो मैंने बहुत जल्दी ओके। रियलाइज कर लिया, इसलिए मेरे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत कम थे और मैं उनको बहुत क्वालिटी से प्रोसीड कर पाई। तो हम्म।
अगर अगर कोई ओपन पोजीशन देखने, जैसे लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इन सब पे जो हम्म। ओपन पोजीशंस आती है, अगर हमने वहां अप्लाई किया ना, तो हमारे पास एक ओपन पोजीशन है, पता है, उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स पता है कि क्या चाहिए। आप हम्म। स्पेसिफिकली उस पोजीशन के लिए अपना एप्लीकेशन डिजाइन करते हो, सारा एसओपी और सीवी वगैरह सब कुछ एडिट करते हो उस हम्म। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो हम्म। पोजीशन आपको मिलने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। फिर एटलीस्ट इंटरव्यू तो कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर आप हम्म। रैंडमली किसी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं, तो चांसेस है कि वो ईमेल देख भी नहीं रहे, क्योंकि अब तो हमें पता है, जब हम पीएचडी स्कॉलर्स हैं, हम अपने सुपरवाइजर्स को देखते हैं कि वो कितने बिजी हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है रैंडम ईमेल्स देखने के, अनलेस वो हायर कर रहे हैं किसी को। ओके। तो जो आपका जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ? मेरा मेरा क्राइटेरिया ऐसा नहीं था। मेरी मेरी पोजीशन ना, ओपन पोजीशन लिंक्डइन पे थी, तो उन्होंने मांगा था कि ईमेल पे अपनी एसओपी और सीवी वगैरह सब कुछ, और कोई पब्लिकेशन रिकॉर्ड है तो ये सब भेज दो। बट मेरे हम्म। पास कोई पब्लिकेशन नहीं थी। जो भी मेरे पास, जो भी मेरी तब तक की अचीवमेंट्स थी, सीवी वगैरह में डाल के मैंने मेल किया था उनको। देन हम्म। इंटरव्यू शेड्यूल किया, और मेरे प्रोफेसर थोड़े यहाँ के अकॉर्डिंग, उनकी स्क्रीनिंग बहुत स्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने, उनका ओके। फर्स्ट स्टेप ये था कि उन्होंने मुझे कुछ पेपर्स भेजे थे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से रिलेटेड थे, कि मुझे उनको ओके। एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करके बताने हो। और फिर वो उनके बेसिस पे स्क्रीन कर रहे थे कि किसी ने अच्छे आइडियाज बताए तो कैसे मैं सोचा उसके है? इंटरव्यू लूंगा। तो हम्म। फिर उसके बेसिस पे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया मुझे इंटरव्यू के लिए। फिर वो इंटरव्यू हुआ, एंड देन मेरी को सुपरवाइज पोजीशन है, तो मेरे दूसरे प्रोफेसर के वहां मेरा प्रोफाइल भेजा गया, और उन्होंने भी फिर वापस इंटरव्यू लिया। फिर दोनों की जॉइंट इंटरव्यू हुई, एंड देन उन्होंने फाइनलाइज किया कि सही है। फिर हम्म। तो उसके बाद मुझे पब्लिकेशन की भी जरूरत थी नहीं, पेपर के बिना ही ले लिया उन्होंने। एक्चुअली ऐसे होता है ना, जैसे मुझे ना ऐसे आते रहते हैं मैसेज वगैरह रैंडमली, कि ऐसे पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए, तो वो पूछते रहते हैं कि सर पब्लिकेशन रिक्वायर्ड है पीएचडी पोजीशन के लिए या नहीं। तो मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि यार, अगर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा जाता है, अगर तुम अच्छी थिंकिंग करते हो, तो पब्लिकेशन आई डोंट थिंक इट्स मैटर। ठीक है। और कितने स्टूडेंट ऐसे मेरे और भी जो हैं कोलीग्स वगैरह, उनका भी कोई पब्लिकेशन नहीं था, बट स्टिल दे आर डूइंग पीएचडी इन अब्रॉड। या हाँ, और लोकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि जैसे अगर आप हम्म। कनाडा में अप्लाई करो, तो जो, और स्पेशली मॉन्ट्रियल के आसपास, तो यहाँ हम्म। का जो वर्क कल्चर है, इनकी कॉमन बिलीव है कि अगर आपके 5 से ज्यादा पेपर्स हैं फर्स्ट हम्म। ऑथर पीएचडी में, तो वो आपको पोस्ट डॉक रखने के पहले सोचेंगे कि ये ओरिजिनल वर्क था कि नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि उस टाइम फ्रेम में 3 ही पेपर आने पॉसिबल थे। तो अगर हम्म। ज्यादा पब्लिकेशन है, जरूरत से ज्यादा, तो भी उनको डाउट हो जाता है। ये होता भी है ऐसे। मैंने भी कई ऐसे प्रोफाइल देखे हैं, उनके भी पता नहीं कितने कितने 15 15 20 20 पेपर होते हैं ड्यूरिंग पीएचडी। मैं भी हैरान हो जाता हूँ। मे भी शायद वो कैपेबल हो, इतने हार्ड वर्किंग हो ऐसे इतना काम करने के, बट कभी कभी ऐसे आता है कि यार, बंदा कैसे कर सकता है इतना काम कैसे कर सकता है? हम हाँ, भी तो काम कर ही रहे हैं लैब में। और यहाँ तो एक पेपर करने के लिए पूरी जान निकल जाती है। और सही वो बात है, पता नहीं यहाँ तो कैसे। एक पेपर पे पीएचडी मिल जाती है। वही तो। आई थिंक वो जो फैकल्टी है, पता नहीं क्या रियलिटी क्या है अब। पेपर तो पब्लिश होते हैं ऐसे। अब आई डोंट नो। और क्या ही होता है उनका। मे बी आई थिंक दे आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क, मे बी दैट्स वाई। यस, मे बी, और भी बहुत तरीके हैं। और ऐसा भी है, मैं वो भी मानती हूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं जिससे पेपर ज्यादा आते हैं, पेपर, कि अगर हाँ। आपने कोई एक मटेरियल बनाया, उसको कहीं यूज हम्म। किया, उसका कोई और एप्लीकेशन किया, तो चांसेस है ज्यादा आने के। पर हम्म। स्टिल ओवरऑल अगर कोई स्टैंडर्ड देखा जाए, तो किसी कंट्री में कोई ज्यादा पेपर मांग रहा है और किसी में कोई कम मांग रहा है, कम तो मांग रहा आपका है। वो एक एंड गोल फिक्स होना चाहिए, आपको किस कंट्री में आगे की स्टडीज करनी है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग पेपर्स हो तो अच्छा है। तो आपने सिर्फ कनाडा में ही किया था अप्लाई, या कहीं और भी आपने किया था अप्लाई पीएचडी के लिए? नहीं, मैंने कनाडा में सिर्फ एक एप्लीकेशन डाली थी, और मेरी वही एक्सेप्ट हुई है। वरना मेरी सारी यूरोप की थी। और फॉर ऑब्वियस यूरोप। रीजंस की घूमेंगे वहां पे। तो आपने जैसे मई 2024 में आपने अपनी मास्टर कंप्लीट की, देन व्हेन डिड यू अप्लाई दिस फॉर दिस पोजीशन? आफ्टर इन मैं जून जुलाई? मास्टर्स के वक्त कर रही थी। नहीं, मैं मास्टर्स में कर रही थी, मास्टर्स खत्म होने के पहले मेरे पास पोजीशन थी। ओ माय गॉड, इट इज वेरी गुड है। हाँ। इतना, चलो अच्छी बात है ये, बट मुझे अभी तक याद है अपनी मास्टर, तो हमें तो पता भी नहीं था कि हाँ भी, कि यार ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन के लिए। एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ पर जो मेरे टीचर्स हैं, मैं तो उनको ही थोड़ा बोलूँगा
ग्रेजुएशन और मास्टर के टाइम कि यार तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं। ऑब्वियसली नहीं पता होता हमें कि यार लाइफ में आगे हाँ। क्या करना है, कैसे करना है, और कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना है। एक दो टीचर को छोड़कर हम्म। उनका बस यही था, किताबी कीड़े, बस किताब से आना, लेक्चर देना और चले जाना बाद में। तुम यार सिर्फ पढ़ाना काम थोड़ी होता है, तुम आगे जो स्टूडेंट तुम्हारे अंदर पढ़ रहा है उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में, तुम्हारा जो उसका जो पूरा करियर है वो तुम्हारे हाथ में है। और तुम उसको अच्छे सही से गाइड बात ही है। नहीं करोगे तो वो कैसे आगे बढ़ेगा फिर। और मे भी शायद हो सकता है कि वो छोटी सी एक बात या गाइडेंस आप उसको दो, बंदे का पूरा करियर चेंज हो जाए। बहुत सही बात बोली आपने। मेरी मुझे तो जैसे मैं कह रही थी कि मुझे लास्ट तक पीएचडी करनी ही नहीं थी, सोचा ही नहीं था मैंने कि हम्म। मुझे करनी है पीएचडी। पर जो हमारे फैकल्टी एडवाइजर थे आईआईटी रोपर को मैं बहुत स्पेशल थैंक्स दूंगी इसमें, क्योंकि जो हाँ हमारे मैंने भी फैकल्टी देखा है वहां एडवाइजर पर भाई, थे रिसर्च कल्चर बड़ा खतरनाक है, और कितना बहुत कितने अच्छा है। स्टूडेंट आईटी रोपर से निकले हैं बाहर। मैं तो हाँ। बड़ा हाँ, खुश होता हूँ हमारी बैच देखकर। तो आधी बाहर है। हाँ कितने स्टूडेंट जी। बाहर हैं, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि यार चलो बंदे आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। हमारे फैकल्टी एडवाइजर हमें कंसिस्टेंट गाइडेंस देते थे, यशवीर सर, की फ्यूचर में हाँ पीएचडी नहीं, कहाँ से यशवीर सर कैसे अच्छे कर हैं। सकते हो। और हम्म। मेरी जो मास्टर सुपरवाइजर थी थारामणि मैम, उनका भी हम्म। उनका तो ये स्पेशल मोटिव था कि सारी लड़कियां बहुत सक्सेसफुल होनी चाहिए लाइफ में, हम्म। बहुत अच्छी पोजीशंस नहीं पे ये होनी बात मुझे चाहिए। अच्छी लगती है उनकी। हाँ। ओके। तो ऐसे होना चाहिए अभी भी। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से, तो वहाँ पर भी अभी भी ऐसा ही है। मैं अगर गारंटी देता हूँ, अगर मैं किसी से अभी भी पूछ लूंगा ना उनसे कि इंडिया में कितनी आईआईटीज हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा। IISER, NIT क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, किसी को कुछ नहीं पता होगा। और मैं जो वीडियो देख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो टीचर जो प्रोफेसर हैं पंजाब में या ऑल ओवर इंडिया, प्लीज़ यार बच्चों को गाइड करो, बताओ उनको कि अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। छोटे मोटे कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ पर सिर्फ बिजनेस है और कुछ नहीं है। हाँ, कोई मैं अब खुश तो नहीं है वहाँ। वही तो मैं अपनी बात करता हूँ। मैं आफ्टर when I completed my master, then I qualified my CSIR. After that, I joined one college. I got only 17,000 salary. Can you believe this? I'm माय talking गॉड। in January 2018, 2018। तो इतना बंदा करने के बाद, अगर सपोज करो मैं पीएचडी के बाद अगर किसी कॉलेज में जाता हूँ तो मुझे अभी भी 21,600 ही देंगे वो। हाँ, अभी भी नहीं देंगे बहुत ज्यादा। वही है। अब बोल देंगे अब तुम्हारी एजुकेशन ज़्यादा हो गई है। तो हाँ, हम तो अब ओवर क्वालिफाइड बोल के निकाल देंगे। अब बोलेंगे ज़्यादा हो गई है, तो अब तुम रखेंगे नहीं हम तुम्हें। ऐसा ही है। पर तो ठीक है सर, सब रश्मि, अच्छे के लिए ही होता है। हाँ वही है। अब तो ऑब्वियसली मैं अब कॉलेज में तो नहीं जाऊंगा। हम्म। देखते हैं फ्यूचर क्या होता है। ओके। तो आपने फिर आप कितना वो लगा आपका टाइम ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस में, उसके बाद जैसे आपको ऑफर लेटर आई, ऑफर लेटर के बाद आपका एक दो महीने लगे होंगे या कम? एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब मेरे ट्रायल, जो मतलब जो मेरे एप्लीकेशंस थे जितने मैंने डाले थे वो जनवरी से लेके मार्च तक के बीच में डाले थे मैंने। तब तक क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा वाइंड अप हो रहा था, तो मुझे आइडिया था कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है, किस चीज में करना है। और फिर मेरे पास मई में ऑफर लेटर आ चुका था, जब मैं कॉलेज से निकल रही थी उसके 2 दिन पहले आया था मेरे पास। ओह तो माय वो गॉड, यू पोजीशन डिड नॉट टेल कंफर्म अस। थी। नो, एक्चुअली दैट वाज इन न्यूज। सबको लगभग आइडिया था, पर कंफ्यूजन थे मेरे पास। मेरे पास एक्चुअली 3 पोजीशंस थी, तो कॉन्फ्लिक्ट था कि ओके। मैं कौन सी पोजीशन में जाने वाली हूँ, इसलिए वो सो डाउटफुल था कि मैंने लिया है कि दोस्तों, नहीं जो अब। रश्मि के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, प्लीज वीडियो देखो, बताओ, अब सब कुछ बता रही है, ये 3 पोजीशन थी इसके पास। हाँ, थोड़े थोड़े सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं यहाँ। तो हमारी जो हाँ, फ्रेंड। फिर मई में मेरे पास ऑफर लेटर था, उसके मैंने 1 महीने बाद अपना वीजा प्रोसेस शुरू किया था, और वीजा ने 2 महीने ले लिए लगभग। ओके ओके। नहीं नहीं, बढ़िया है। मैं बड़ा खुश होता हूँ ऐसे जो स्टूडेंट्स वगैरह जैसे निकलते हैं ना बाहर, क्योंकि लड़कियों का ऐसे जाना, बाहर अंदर जाना, आपको पता ही है कैसा सिस्टम है ना। और इतने हाई रैंक पर जाकर आप पढ़ाई कर रहे हो इंडिया से, या कोई छोटे से शहर से, सिटी से निकल कर आप इतने बड़े शहर में जा रहे हो, तो बंदा तो कभी सोचा भी नहीं होता कि हमारी लाइफ में ऐसा कभी होगा। तो जब ऐसे सही होता है तो बात है। फिर तो क्या सपना सा लगता है कि यार क्या हो रहा है। सही बात है, ड्रीम ही है सब कुछ। तो तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो रिश्तेदार वगैरह हैं, खुश हैं वो आपसे ऐसे कि हमारी लड़की यहाँ से वहाँ गई है? कोई दुखी भी होगा वैसे या नहीं? दुखी तो होते रहते हैं लोग।
पर ऐसे क्योंकि मैं टचवुड बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। अब हम्म, और रिश्तेदारों का तो खैर नहीं पता कौन कितना सपोर्टिव होता है कितना नहीं होता, पर पेरेंट्स सपोर्टिव है ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मुझे उन बहुत लगता है कि मैं जितना खुद के लिए करूँ उससे हम्म, ज्यादा उनके लिए करूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी चीजें इन्वेस्ट की, सोसाइटी से फाइट हम्म, किया मुझे पढ़ाने के लिए। पेरेंट्स का सपोर्टिव होना मैटर करता है, बाकी छोड़ो। सही बात है। बाकी खुश हो ना हो कोई लेना देना नहीं है, अपना काम करो बस। हाँ क्योंकि तुम, आई डोंट थिंक कि हम हर इंसान को खुश कर भी सकते हैं। इट करेक्ट। इट इज अब नॉट तो पॉसिबल। वही है ना, अगर अगर कम पढ़े तो भी प्रॉब्लम है कि नहीं हम्म। पढ़ाई की सफिशिएंट, अगर ज्यादा पढ़ लिया तो भी प्रॉब्लम है कि इतना मत पढ़ाओ कुछ तो दिमाग अभी घूम जाएगा। अभी आप एग्जाम्पल बन गए हो ना, मे बी शायद इसलिए अब उनको नेगेटिव वे में जा रहे होंगे वो, यार वो तो ज़्यादा पड़ गई अब। हाँ, अब ज्यादा पढ़ लिया अब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रश्मि, क्या रिसर्च डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर? आपने जैसे इंडिया में भी काम किया आईआईटीज में, तो कोई मेजर डिफरेंस आपको कोई फील हुआ कभी कि इंडिया और जैसे फॉरेन में, कनाडा में? नो डाउट कि इंडिया में भी मुझे काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। और हाँ कुछ बहुत स्पेशल अच्छा चीज़ है। हो यहाँ जो मतलब लगता है कि इंडिया में ऐसा होना चाहिए? इंडिया में तो डेफिनेटली बहुत कुछ बहुत अच्छा है, पर ऐसे डायरेक्ट कंपेयर करूँ क्योंकि मैंने मास्टर्स अभी जस्ट की है तो मेरे पास एक फ्रेश कंपैरिजन है कि कनाडा में एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिला मुझे। जैसे कि हम्म, अगर मैं इंडिया से कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहती तो मुझे जितनी रीइंबर्समेंट्स मिलती, जितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता, वो शायद इतना सफिशिएंट नहीं होता कि मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर पाऊँ। और ये कॉन्फ्रेंसेस एक्सपोजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कनाडा हम्म। में मुझे जब से मैंने ज्वाइन किया है मैंने लगभग 6 से 7 कॉन्फ्रेंसेस की है। और मैं नोबेल प्राइज विनर्स से मिली हूँ, मैं सारे बड़े ओह बड़े माय गॉड। प्रोफेसर से मिली हूँ। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील अच्छा होता लगता है है। कि ये तो पार्ट ऑफ प्लान नहीं था, ये तो गॉड्स प्लान था। यही होता है, आप बाहर अगर निकलते हो ना तो बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बनते हैं, तो वो फिर बढ़िया रहता है इन फ्यूचर आपके करियर ग्रोथ के लिए भी। करेक्ट। हाँ ऐसे जैसे मैं बहुत बड़े प्रोफेसर जो मैं इंडिया से सोचती थी, मैं एस्पायर करती थी कि मैं इनके लैब में काम करूं, अब एक रैंडम कॉन्फ्रेंस में हम साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं और हम कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि वो किस क्राइटेरिया पे बच्चे सेलेक्ट करते हैं। तो बहुत हम्म, प्राउड फील होता है कि ओ मैं कभी बैठ करके ये सोच रही थी कि ये प्रोफेसर रिप्लाई भी नहीं दे रहा और अब मैं इसी प्रोफेसर के साथ वो लंच कर रही हूँ। वो वाली बात हो जाती है ना, डे वन, वन डे ऐसे। हाँ हाँ हाँ। इंडिया में भी है हमें, जैसे ड्यूरिंग पीएचडी 2 लाख, आईआईटी रोपड़ में तो ऐसा है 2 लाख मिलता है हमें कॉन्फ्रेंसेस के लिए। नहीं, आईआईटीज को तो डेफिनेटली अच्छी फंडिंग भी मिलती है, आईआईटीज तो है क्रीमी लेयर इंस्टीट्यूट। तो हम्म। इंडिया में अगर पीएचडी करनी है तो डेफिनेटली आईआईटी, आईआईएससी, आईसर, ये सब है, हाँ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है। मेरे कई फ्रेंड्स हाँ। हैं यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो कोई फंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम्म बहुत मुश्किल है वहाँ पर। हम्म तो यहाँ पर जैसे करेक्टराइजेशन वगैरह आप करते हो, मटेरियल वगैरह बनाते हो, तो वो पेड है या जैसे जैसे इंडिया में हमारे तो वैसे नॉर्मली फ्री होता है स्टूडेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर कैसे है? हम्म। नहीं, अगर वो हमारे डिपार्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हमारे लैब का है तो डेफिनेटली है ही, वो कभी भी एक्सेस करो। डिपार्टमेंट का है तो हमें हम्म, बुकिंग करनी पड़ती है, पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ बहुत क्विक होता है। इंडिया में हमें स्लॉट लेने पड़ते थे, टाइम लगता था कैरेक्टराइजेशन को, यहाँ ओके। आप सेम डे बुक करो सेम डे होता है वो। तो बहुत क्विक है। और अगर आपको दूसरे डिपार्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट बुक करने हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, थोड़ा वो टाइम पर लगता है। मिनिमल फीस होती है आई थिंक। 8 कैरेक्टराइजेशन जैसे छोटे मोटे जो मुझे मास स्पेक्ट्रा वगैरह के पता है, तो इनके लिए 8 कैरेक्टराइजेशन के लिए कुछ $30-40 पे करने होते हैं एक टाइम ओके। पे। ऐसे यहाँ में मैं जैसे चाइना में हूँ, तो यहाँ भी बहुत वो है, स्टिकनेस है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की एक्सेस आपको देते नहीं है ये इतनी जल्दी। और यहाँ पर तो हर चीज़ पेड हम्म है, और उतनी ज़्यादा अच्छी इनकी मेंटेनेंस है यहाँ पर। आपने एनएमआर करना है, वो भी चलो हम तो नहीं पे करते, प्रोफेसर पे करता है, बट हर चीज़ का सॉलिड यूवी करना है, एफटीआर करना है, पीएक्सआरडी, एनएमआर, मास, सैम टैम, कुछ भी करना है, एवरीथिंग यू बिल्कुल। हैव टू पे। तो इंडिया में तो जैसे हम आईआईटी में थे, मुझे अभी वो दिन याद आते हैं। हाँ वहां तो हम चाबी हाँ देते थे पीएक्सआरडी की, भाई सुबह से लेके शाम तक करते रहो सैंपल। हाँ, तो ये मैंने बहुत फील किया है यहाँ कि हम्म, हम ऐसे कुछ रैंडमली, और लैब में भी इक्विपमेंट्स इतने नहीं होते जितने इंडिया में थे। इंडिया में हम्म, स्पेशली मैं जिस लैब में थी, थारामनी मैम की लैब, हम्म, तो पूरी वो इक्विप्ड थी। सारी और भरी पड़ी है, यहाँ मैं हाँ। आई और 2 रो में लैब खत्म हो गई। पर वो भी हम्म, है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो
कंटिन्यूअस यूज में हैं वो डेफिनेटली हम्म। यूज होते हैं, और जो कैरेक्टराइजेशंस करवानी हो कहीं और से कर लो। पर जैसे मैम की लैब में तो सब कुछ था, हमारे पास सब कुछ था, चाहे हम्म। आप यूज करो चाहे ना करो सब है। हम्म। फर्क है एक चीज वहाँ। मैंने और यहाँ पर नोटिस की है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो चलते रहते हैं हमेशा, बंद ही नहीं करते ये। और इंडिया में हम हाँ, होते थे वहाँ जैसे यूज करना है यूज करो, उसके बाद बंद करो इसको। पता उसके नहीं बाद क्यों बंद। यहाँ तो सुबह शाम रात दिन बस चलते ही रहते हैं इंस्ट्रूमेंट, ये नहीं खराब वो बस होते। चलते रहते हैं। हाँ, यहाँ हम्म। पे भी बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा ऑन है, अनलेस कोई पावर आउटेज होने वाली हो, वरना वो ऑन रहता हाँ यही है। यही यही। तो रश्मि, जो स्टूडेंट हैं जो भी कर रहे हैं, जो अभी सर्च कर रहे हैं पीएचडी के लिए, उनके लिए कोई आप गाइडेंस कि कैसे अप्रोच करें, कैसे अप्लाई करें, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको, और ड्यूरिंग मास्टर्स उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने ड्यूरिंग मास्टर ही अप्लाई करना शुरू कर दिया, उनको कोई पर्टिकुलर टाइम कि कब उनको शुरू कर देना चाहिए कि पीएचडी के लिए। तो अगर मास्टर्स में अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से हो और आपके लैब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि हर प्रोजेक्ट में घुसो, हर जगह कुछ कुछ काम करो, सीखो कुछ, क्योंकि हमें बहुत बारी नहीं पता होता कि हमें पीएचडी में क्या करना है। और पीएचडी ज्वाइन करने के पहले पता होना बहुत जरूरी है कि आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, अगर आपको बाहर से करनी है तो। क्योंकि एक ओके। बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है कि हम इंडिया में कोर्स वर्क्स करते हैं, साथ में एक्सप्लोर करते हैं, लैब में प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं और फिर प्रोजेक्ट में प्रोसीड करते हैं, तो 5 इयर्स में अच्छे से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। पर कनाडा में पीएचडी 3 इयर्स में होनी चाहिए, और हम्म। मैक्सिमम 4 इयर्स में। तो चार ओके। साल मैक्सिमम है। और हमें जो प्रोजेक्ट मिलता है वो प्री अलॉटेड होता है, तो आपको जो भी प्रोजेक्ट आप ज्वाइन कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी पे काम करना है, और सुपरवाइजर आपको हेल्प नहीं करेंगे। वो आपको बस आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, पर आइडियाज नहीं देंगे, सब कुछ आपका काम है वो। तो हम्म। ये पहले से मास्टर्स में क्लियर होना चाहिए। एंड देन एप्लीकेशन में बहुत फोकस्ड एप्लीकेशन करो, रैंडम नहीं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि हमने 200 एप्लीकेशन डाली थी, 300 डाली थी, तो जाके 3 कोई कन्वर्ट हुई, 4 कन्वर्ट हुई। पर अगर आप सही से एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो जैसे मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज के लिए कि मैंने 35 एप्लीकेशन डाली, जिसमें से 5 इंटरव्यू में कन्वर्ट हुई और 3 में सिलेक्शन हुआ। बाद में हम्म। फंडिंग इश्यूज आना ये सब अलग चीज है, पर वो तो है। 3 प्रोफेसर रेडी थे टेक के लिए, इनटेक के लिए। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैं हफ्ते में एक एप्लीकेशन डालती थी, बहुत डिजाइन करके, बहुत डेडिकेटेड होके, कि उस वो हम्म। इतना फोकस्ड हो कि जिस प्रोफेसर को मेल कर रही हूँ उसकी उसके पेपर्स पढूं एक्चुअल में, और समझूं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उससे रिलेटेड कैसे है मेरा काम, ये सब कि जो भी मैं एप्लीकेशन डालूं उससे प्रोफेसर भी कन्विंस्ड हो कि मैं उस हम्म। पोजीशन के लिए परफेक्ट फिट हूँ। और अगर नहीं हूं तो मैं खुद भी अप्लाई ना करूं, ये नहीं कि 200 एप्लीकेशन किसी भी फील्ड में डालूं एंड देन हम्म। ऐसी पोजीशन लेके बैठ जाऊं जिसको लेके मैं रोऊं कि कहाँ फंस गई पीएचडी में। हाँ वही है, अगर आप अच्छे से एप्लीकेशन पूरा सिलेक्टिवली देखते हो, उसके अंदर क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट जो है उसी को आप अगर एंटर करते हो उसके अंदर, वो डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हो, तो आई थिंक वो बढ़िया रहता है वो। बहुत बढ़िया रहती है। हम्म। हाँ ये है वैसे, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनको पता नहीं चलता। मैं अपनी बात करूँ तो वो कभी स्टार्टिंग में मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो आई आल्सो ट्राइड मैनी टाइम्स, मैनी एप्लीकेशन आई सेंट ड्यूरिंग पीएचडी इन साउथ कोरिया। आई गॉट वन ऑफर, बट अनलकीली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट प्रोफेसर, and he even sent me offer letter, and after that he did not even gave any reply to me. I don't know what happened. या यूरोप में भी मेरा फ्रांस में हुआ था, बट वो भी सब कुछ हो गया। रिकमेंडेशन लेटर वगैरह भी चलेगी प्रोफेसर के पास, बट उसके बाद वही प्रोफेसर बोल रहा है कि फंडिंग का इशू आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो फिर वहाँ भी रह गया। चाइना में भी मेरा यहाँ पर 2-3 जगह हुआ था, तो फिर मैंने ये चूज़ किया। फंडिंग फंडिंग इश्यूज स्पेशली अभी बहुत हो रही थी बहुत ज़्यादा रिसेंट है कुछ हाँ। ईयर्स में, बहुत ज्यादा। तो कनाडा, यूएस और आई थिंक चाइना भी, और एक और हम्म। कंट्री थी, आई आई कांट रिमेम्बर नाउ। पर ये 3-4 कंट्रीज थी जो अभी भी फंडिंग बहुत अच्छी ऑफर कर रही थी। हम्म। तो ये थोड़ी थी, और ये आई चाइना थिंक ये में भी अभी भी वैसे ओपन है। यहाँ पर तो अभी है वैसे, इतना वो नहीं है, बट जो अदर कंट्रीज हैं, यूरोप, यूएसए, कनाडा वगैरह, वहाँ तो आई डोंट थिंक अभी इतना अच्छा है फंडिंग का। तो अभी वहाँ पर क्या सीन है, अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करे तो कुछ है पॉसिबिलिटी या नहीं अभी? फंडिंग अच्छी है और पोजीशंस हैं, मैं श्योर हूँ। पर मुझे वीजा पे डाउट है अब, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस दिन पे दिन कुछ भी होती जा रही है। कुछ ओके पता ओके। नहीं कौन सी कंट्री किसके साथ फ्रेंडली है, तो ये एक इशू आ सकता है। पर ओवरऑल हम्म। पोजीशंस है, श्योर शॉट है।
ओके। लोग हैं यहाँ पे तो अभी भी अप्लाई वही है कि लेने स्टूडेंट के को लिए अपना स्टूडेंट्स। अच्छे से अप्लाई करें तो चांसेस हैं उनके ना मिलने के। हाँ, तो और यहाँ पर स्पेशली कनाडा में बहुत परफेक्ट फिट मैटर करेगा कि हाँ हाँ। ऐसे रैंडम एप्लीकेशंस नहीं एंटरटेन करेंगे वो। अगर वो हम्म। उस पोजीशन से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं इस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं उस इंटरव्यू के लिए, बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा वो इंटरव्यू में। तो रश्मि, आपकी ये जो पीएचडी है, आप ये फुली फंडेड है या आप यहाँ पर जैसे वो होती है ना रजिस्ट्रेशन फीस या ऐसे कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ है यहाँ पर पे करते हो आप? हाँ, हम फीस पे करते हैं। तो जैसे मुझे एग्जैक्ट अमाउंट्स डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं है, पर हम ओके। ट्यूशन फीस पे करते हैं जो यूजुअली बहुत हाई होती, पर ट्यूशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है मुझे, तो काफी लो है वो अब कंपैरेटिवली। एंड ओके। देन हमारी स्टाइपेंड जो होती है वो रेंज करती है 25,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर के 50,000 कैनेडियन डॉलर्स के बीच, ओके। डिपेंडिंग ओके, ऑन एवरेज। प्रोविंस की कौन सा प्रोविंस कहाँ किस लैब में काम कर रहे हैं। तो हम्म। ये रीजनेबल अमाउंट है, इसमें सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है, सब हो जाता है। हम्म। एंड फीस भी पे हो जाती है, पर फीस हमें पे करनी पड़ती है, सम अमाउंट, तो इंक्लूडिंग हेल्थ फीस इंश्योरेंस। जैसे एक साल बाद या सेमेस्टर वाइज होता है, 6 6 महीने बाद? सेमेस्टर वाइज है, एंड इवन पेरोल डिडक्शंस भी है कि वो हमारे स्टाइपेंड में से डिडक्ट कर ले खुद ही, ऑटोमेटिकली और डिडक्ट उसके होकर बाद आपको सैलरी बाद में आती होगी ना? एंड व्हाट अबाउट अकोमोडेशन? हमें खुद लेनी पड़ेगी। खुद? अगर आप यूनिवर्सिटी की लो तो उसके साथ आपको उनके मेस की फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि ओके, वो इंडियंस फिर के लिए सही तो नहीं है ना। अच्छी नहीं है, क्योंकि तो खाना यहाँ पे ऐसे ही है। खाना तो पता ही है आपको, आईडी रोपड़ का ना। हाँ, आपकी वीडियो देखी थी मैंने। ओह माय गॉड। भाई वहां तो रोटी देने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। मैं इस चीज से इतना इंस्पायर हूं ना यहाँ पर चाइना में, रश्मि आप देखो, इसी यूनिवर्सिटी में ना, डाले यूनिवर्सिटी में, कम से कम अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ मैं, मोर देन 15,000 स्टूडेंट होंगे यहाँ पर। हम्म। 10 और 15। ठीक है। और एक भी मैस नहीं है यहाँ पर, एक भी। एक भी नहीं। सिर्फ क्या है, कैंटीन है यहाँ पर, और कैंटीन ये नहीं कि एक दो बस पता नहीं, लोग मुझे जज करेंगे कि अब ये तो बुराई कर रहा है आईटी रोपड़ की। आपको पता ही है, वहां पर सिर्फ एक कैफेटेरिया था, उसी में जाना, वहीं पर सब कुछ होना, और वहां पर आइटम्स क्या थी, इतनी ज्यादा आइटम्स नहीं थी, वैरायटी नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर देखो, इतनी ज़्यादा कैंटीन्स है यहाँ पर, और स्टूडेंट जाते हैं खाना खाते हैं। मैंने एक दो बार वीडियो बनाई भी है उसमें। तो इन फ्यूचर मैं अच्छे से बनाऊंगा एक वीडियो, सो दैट कि जो स्टूडेंट है, आईटी रोपड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी और हायर इंस्टीट्यूट हैं, देखो एक हाँ, बार ये रहा, सीखो। हाँ भाई, कैसे बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे उन्होंने मैनेज किया हुआ है, कोई भीड़ नहीं है, और जो फूड क्वालिटी है और फूड की जो वैरायटी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर। मैं इस हाँ, चीज़ से इतना हैरान हुआ यहाँ पर। वो चाइनीज़ डाइट जो है ना, वो इतनी खतरनाक डाइट है ना यहाँ पर, जो बंदे यहाँ पर इतने हेल्दी हैं और इतने चुस्त फुर्त रहते हैं यहाँ पर बंदे, इतने भागते ही रहते हैं यहाँ पर। और मेन रीज़न क्या है, डाइट यहाँ की, इतनी अच्छी डाइट है यहाँ हाँ, पर, प्रोटीन कंटेंट, हाँ। न्यूट्रिशन फुल्ली ऐसे। अपने उधर प्रोटीन तो जैसे बहुत है। वही ना, आईआईटी रोपड़ में जब थे लंच टाइम, बस आ जाकर दाल या कर्ड और कोई सब्जी बन जाती थी, हाँ, रोटी, हाँ। बस कुछ नहीं, और सलाद में बस एक प्याज होता था, या कभी कभी खीरा डाल देते थे वो। मैं बनाऊंगा एक दर वीडियो यहाँ पर वैसे, एक बार मैंने बनाई भी थी, दोबारा बनाऊंगा मैं अच्छे से फुल ब्लॉग। देन मैं दिखाऊंगा हाँ, इनको कि हाँ भी कि कैसे कैसे। तो यार ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं, कि जो इंडिया का जो वहाँ पर है, जो मैनेजमेंट है, उनको थोड़ा सोचना चाहिए ना कि हाँ भी बंदे हम क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं, क्या डाइट दे रहे हैं हम स्टूडेंट को अपने। करेक्ट। बड़ा। हाँ, फिर एक एडवांटेज भी था वहां पे कि रिसर्च करके थके हुए आओ तो एटलीस्ट मेस हम्म। में खाना मिल जाएगा, यहाँ खुद आके बनाना पड़ता है। ये तो है। बट वो खाना आपको पता ही है कैसा होता था। हाँ, वो है कि उसके कंपैरिजन में मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। वही तो। नहीं नहीं, ये अपना वो ठीक है, बट न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए, प्रोटीन कंटेंट देखा जाए, तो डाइट बिल्कुल जीरो है वो, है नहीं कुछ भी। सही बात है। यहाँ पर देखना, आपने देखा होगा चाइनीज स्टूडेंट कैसे भाग भाग कर काम करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 80 80 90 90 साल के जो बंदे हैं ना, वो भी यहाँ पर काम करते हैं। मैं इतना हैरान हाँ, होता हूँ देख के। हाँ, ये अर्ली रिटायरमेंट का कल्चर आई थिंक इंडिया में ही है, और वो समझ आता है मुझे, क्योंकि वो हम्म। लोग इतने वर्कलोड में होते हैं कि उन्हें जल्दी रिटायर होने की जल्दी होती है। पर यहाँ हम्म। वर्क लाइफ बैलेंस ही इतना अच्छा है ना कि इनको पता है कि हम्म। अगर इन्होंने रिटायरमेंट ली तो बहुत बोर हो जाएंगे घर पे, तो इनको वही तो। कंसिस्टेंट काम करना है और एक्टिव रहना है। अपने इंडिया में 40 से ऊपर हुई, हाँ भी बूढ़े हो गए हम, घर बैठ गए हम, अब कुछ नहीं होगा हाँ, हमसे। मेरे हाँ, गोद
मेरे गोडे नहीं काम कर रहे मेरे वो नहीं काम कर हाँ रहे। हाँ। और वो सही बात है। काम छोड़ कर बैठ जाते हैं और बीमारियां लग जाती हैं उनको बाद में। वो तो है। पर हम सच में कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद भी 25 के एज में ऐसे थोड़े बुढ़े से होने लग गए थे इंडिया में काम कर करके। नहीं नहीं, मैंने आपको देखा है, आप तो काफ़ी एक्टिव हो, आईटी रोपर में काफ़ी भाग भाग कर काम करते थे। बट कीप इट अप। हाँ। ओके। ऐसे यस होता यस। है अपनी ना। मैं शुरू से यही बोलता हूँ, एजुकेशन, रिसर्च, पीएचडी, मास्टर, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो करो, बट अपनी जो हेल्थ है उसको आप खराब मत करो, क्योंकि एट द एंड आपकी जो हेल्थ है वही काम आएगी। आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो पीएचडी डिग्री या उसका करने कोई फायदा नहीं है। तो सही इसलिए बात है। काम के साथ साथ अपना थोड़ा ध्यान बॉडी का भी रखो। वो सबसे हम्म। पहला इंपॉर्टेंट काम वही है। काम तो हाँ, सारी उम्र नहीं, पहला खत्म होने के वही बाद है। तो चलते रहेंगे, है ना। हम्म। ऐसे ही है। तो यहाँ पर तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ देख के। एक दिन मैं गया था मार्केट में, 80 साल का बंदा वो फ्रूट बेच रहा था यहाँ पर। वो सभी ऐसे ही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर फील की है, जो ऑब्जर्व की है, कि यहाँ पर जो फीमेल स्टाफ है ना बहुत ज़्यादा है चाइना में। हाँ अब मैं कहीं भी हाँ। बाहर जाता हूँ तो हर जगह आपको फीमेल स्टाफ मिलेगा। और लोग हम्म इतना काम करते हैं यहाँ पर। मेल स्टाफ है बट कंपेयर टू मेल, फीमेल स्टाफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ऐसा मुझे देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर देर आर सो मेनी फैक्टर्स। वहाँ पर ऐसे बोला जाता है कि लड़की घर पर रहे तो ठीक है, बाहर नहीं भेजना। हाँ तो हाँ। कहीं ना कहीं चीज़ें ना चेंज होनी चाहिए। और लड़कियों का करेक्ट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना वो भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। और जो कि रिस्पेक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली आती है फिर। और वो, हाँ सर, रिस्पेक्ट की बात तो है। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में किसी ने भी इतने एफर्ट्स डाले ना कि आप आपके ये सोसाइटल प्रेशर को फाइट करके किसी लड़की को हम्म पढ़ाया, आपकी फैमिली में किसी ने भी, हम्म तो हम्म उसको उतना रिटर्न मिलना चाहिए कि वो लड़की उसके बाद वो घर ना बैठे, फिर वो अपनी हम्म एजुकेशन का कुछ यूज करे और कुछ तो कमाए। वो हम्म वो सैलरी की अमाउंट डिफाइन नहीं करती कि वो कितनी सक्सेसफुल है। पर अगर वो हम्म अपने आप को भी इंडिपेंडेंटली हैंडल कर पा रही है ना, तो मतलब वो पेरेंट्स सक्सेसफुल हो गए जिन्होंने इस सोसाइटी को फाइट किया बढ़ाने के लिए। वही तो। पर ऐसे होता नहीं ना, सारे पेरेंट्स सेम नहीं होते ना। मेरे साथ कितने कोलीग्स हैं ऐसे, लड़कियां, उन्होंने हम्म। ऐसे अपनी एजुकेशन की कंप्लीट की, शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद घर बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। वो मैं बड़ा हैरान होता हूँ उनको हाँ। देखकर कि यार तुम लोग इतना पढ़ने पढ़ने लिखने के बावजूद भी तुम घर पर ही बैठे हो, तो फिर तुम क्यों इतना दिमाग खराब किया तुमने पढ़ाई लिखाई में, इतने पैसे वेस्ट किए, इतने पैसे स्पेंड किए हैं, खर्चा करवाया। और पता नहीं मे भी शायद वो जो उनके पेरेंट्स हैं वो मे भी शायद उनको अलाउ नहीं करते होंगे। कहीं ना कहीं गलती हम्म उनकी भी है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम्म ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यार जो लड़की है उसके भी अपने सपने होते हैं कि हाँ भी यार मुझे लाइफ में कुछ करना है, मैं इतना पढ़ी हूँ, मैं कुछ करूँ आगे जाकर। बट अगर वो उनको अलाउ ही नहीं कर रहे तो फिर वो भी फिर ऐसे फिर घर ही बैठेगी और क्या करेगी फिर वो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। हाँ। नहीं, इसलिए स्पेशली अगर आपने बहुत ज्यादा एजुकेट किया है अपनी फैमिली में किसी लड़की को, तो डेफिनेटली बहुत देख समझ के उसकी शादी करो कि ऐसी हम्म जगह ना जाए वो जिनको उसकी जॉब से प्रॉब्लम हो या उसके कमाने से प्रॉब्लम हो, बाहर जाने से प्रॉब्लम हो। वर्थ नहीं है फिर इतनी एफर्ट्स डालना, इतनी हम्म मेहनत करना, कोई रिटर्न ही नहीं मिला ना उतनी इन्वेस्टमेंट का फिर। वही तो। सारा वो बिल्कुल वेस्ट चला गया, वो जितनी भी एनर्जी एफर्ट्स लगाए वो सारे। हाँ और अगर बच्चा ही पालना है तो बच्चा तो अनपढ़ बंदा है वो भी पाल सकता है, इसमें क्या है। हाँ, वही अगर तो। बाय चॉइस छोड़ी है जॉब तो समझ आता है। जैसे कनाडा में ऐसा होता है कि यूजुअली अगर कोई कपल बेबी प्लान कर रहे हैं तो फिर वो पेरेंटल लीव्स लेते हैं, जो हाफ हम्म। मदर हाफ फादर लेंगे। कई बारी फादर ज्यादा लेते हैं, जैसे मेरे सुपरवाइजर ने अभी अपनी वाइफ के इक्विवेलेंट लीव ली थी अपने बच्चे के लिए। तो अगर आप इतने कोऑपरेटिव हो तो ठीक है, वरना फिर आप या तो सिंगल इनकम इतनी रखो कि जरूरत ही ना हम्म पड़े फैमिली में किसी और को कमाने की। हम्म। और ये भी होता है ना कि जो लड़के हैं वो भी तो सही नहीं है ना। वो अपने ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी नहीं चाहते ना। वो हाँ बच्चे बच्चा बच्चा संभालना उनका, उनको लगता है कि ये काम सिर्फ औरत का है, वो करेगी, हम नहीं कुछ करेंगे, हम बाहर जाकर काम करेंगे, घर में हम कुछ नहीं करेंगे। तो हाँ। ये भी थोड़ी है ना, मेंटेलिटी थोड़ी गलत है ना ये भी। आई डोंट नो व्हेन इट बहुत विल गलत चेंज। है। फिर लड़कियां लड़कियां दोनों संभाले, लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोनों संभाले वो, पर लड़के हम्म एक काम भी उसमें भी कंपटीशन ढूंढेंगे वो। यही तो थिंकिंग है ना अब।
सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर कुछ लड़के अच्छे भी हाँ होते हैं। पर हाँ, नॉट ऑल। मोस्ट ऑफ द केसेस वो, उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये उसका काम है, घर का काम लड़की करेगी, हम नहीं करेंगे। हाँ नहीं, सही बात है, ऐसे हर कोई ऐसा नहीं होता, पर बहुत हम्म। केसेस ऐसे सुनने मिलते हैं। पर हम्म। मैं लकी हूँ कि ऐसे मेरी फैमिली में मेरे पापा, हम्म। मेरे भाई, या और भी जितने भी लोग हम्म। हैं मेरी फैमिली में, हर कोई बहुत सपोर्टिव है हर लड़की हम्म। के एजुकेशन के लिए या जॉब पर्सपेक्टिव से। तो नहीं, अच्छी बात है ये। तो आपने पेरेंट्स, जैसे आपने बोला था कि मैंने बाहर जाना है, तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं इतनी दूर नहीं जाना, यहीं आसपास कर ले कहीं? ऐसे मना किसी ने नहीं किया, दोनों में से किसी हम्म। ने मना नहीं किया, पर मम्मी हम्म। थोड़ी इमोशनल जरूर हो रही थी कि ऐसे अभी इतनी मास्टर्स दूर। करके फिर पीएचडी के लिए जाना। मम्मी को ऐसा लग रहा था मास्टर्स के बाद 2 साल बाद तो घर आ जाएगी, फिर उसके हम्म। बाद पीएचडी का प्लान किया। अब मम्मी को धीरे धीरे हिट होने लग गया था कि कुछ साल पीएचडी के उसके बाद शादी कर दूंगी तो फिर वैसे ही कभी मेरे घर की नहीं हाँ। रहेगी, तो वो थोड़ी इमोशनल हो रही थी। तो आप जब से आए हो आप वापस गए नहीं लिया? गई थी मैं दिसंबर में, दिसंबर 2025। 25, ओके ओके। ठीक। अच्छी तो वेकेशन, 21 डेज की। हाँ, यहाँ पर तो काफ़ी वो होता है ना, जब वो क्रिसमस वगैरह होता है तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है हाँ यहाँ पर। हाँ, और उससे थोड़ा आगे पीछे खुद छुट्टी ले लो तो हम्म। इनफ है। ओके ओके। वैसे आपको 1 मंथ हॉलीडेज होगी विद पे यहाँ पर, या नहीं? ऐसे कोई मतलब ऐसा कुछ ऑफर लेटर में कोई टर्म्स मेंशन नहीं ऐसे है कि मेंशन इतने नहीं की है। छुट्टी है, पर वर्किंग आवर्स भी मेंशन नहीं है। जैसे मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, यहाँ आपको कोई पंच इन पंच आउट नहीं करना। आप वीक में 5 डेज जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस में रहो। अगर हाँ आपका हाँ। एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक दिन का है और डेटा एनालिसिस 4 दिन आपको करना है, तो आप सिर्फ एक दिन लैब जाके एक्सपेरिमेंट करके बाकी पूरे हफ्ते घर बैठो, कोई नहीं पूछेगा आपको कि आप कहाँ हो। मुझे ना ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि जब आप इंसान को ना फ्रीडम देते हो ना, तो हाँ वो इंसान ना खुद काम करेगा। मैंने कुछ दिन हाँ, पहले इस पे बाय वीडियो भी चॉइस बनाई थी। करते हैं। हाँ। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है पीएचडी का, मैं जो मैंने फेस किया है, फील किया है, वहाँ पर जो प्रोफेसर हैं, अदर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, जितने मेरे स्टूडेंट, जो मेरे कोलीग्स हैं वहाँ भी, उनसे भी बात बूत करता रहता हूँ मैं, वो भी मुझे बताते रहते हैं कि प्रोफेसर वैन बोरकुल वो पकड़ कर रखते हैं, कहीं इधर उधर जाना हो तो अलाउ नहीं है, लैब में इतने बजे जाना है, इतने बजे वापस जाना है, रात को भी काम करना है। तो वो ना जबरदस्ती वाली बात हो जाती है, फिर बंदा ना खुश होकर काम नहीं करता। और अगर आप इंसान को फ्रीडम देते हो ना, वो बंदा सैटरडे संडे भी होगा ना तब भी वहां पर जाएगा, काम करेगा वहां पर जाकर। जबरदस्ती तुम काम हाँ कराओगे वो फिर नहीं करेगा काम। तो हाँ, ये अगर आप फोर्स करो तो वीकडे में भी नहीं करेंगे, और हाँ, नहीं नहीं फोर्स करेगा। किया तो करेंगे कभी भी। और खुशी नहीं होती ना फिर वो, अंदर से फिर बंदा दुखी होता है, यार क्या ही हो रहा है। और अंदर से खुश है बंदा, तो फिर बंदा खुश होकर काम करता है कि नहीं यार मुझे। और फिर बंदा सोचता है कि यार ये मेरी पीएचडी है, मुझे फिनिश करनी है, अगर मैं नहीं करूंगा हाँ तो वो मेरा ही नुकसान है इसमें। हाँ, तो और काम वही स्पेशली रिसर्च में चाहिए वो स्पेस की, आप जब आपका सच में मेंटली आप फिट यार हो वो मेंटली, जॉब करने के लिए तभी करो, ऐसे रोज नहीं। मेंटली प्रेशर बहुत आ जाता है। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ हाँ कैसे हैंडल किया है मैंने सब कुछ, और जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो भी कैसे हैंडल कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी हाँ, कभी तो। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आप तो हो डॉक्टर। मैं तो अभी थैंक उस यू। जर्नी में हूँ। नहीं नहीं, आपका बढ़िया ही होगा। पीएचडी मैं शुरू करना ना बड़ा इजी है, खत्म करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट हाँ टास्क है ये। तो हाँ चाहे मैं यही बोलूँगा कि लोकेशन और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डजेंट मैटर। अगर आपका गाइड अच्छा है ना, तो आप कहीं से भी हाँ। पीएचडी कर रहे हो वो अच्छी रहेगी। अगर आपका हम्म। गाइड अच्छा नहीं है तो वो फिर मेंटली फिजिकली सब कुछ बर्बाद ही है फिर। नहीं, ये मैं भी ये बहुत मानती हूँ कि जब हम एप्लीकेशन डालते हैं तब हमें नहीं पता होता ये सब, तो हम्म। हम ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज टारगेट करते हैं, टॉप हम्म। डिपार्टमेंट्स टारगेट करते हैं कि यहाँ से पेपर ज्यादा आ रहे हैं, पर हम कभी हम्म। भी नहीं पूछते लैबमेट से, वहां के लैब के स्टूडेंट से कि आपके लैब का हम्म। कल्चर कैसा है। और वो कैसा इतना है, हाँ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अगर इतनी अच्छी लिबरल कल्चर है कि आपको जो करना है जैसे करना है प्रोजेक्ट हम्म। खत्म करना है, तो इंसान को खुद भी प्रेशर्ड फील होता है कि 3 साल में हम्म। पीएचडी खत्म करनी है, 4 साल में करनी है, तो जल्दी पेपर निकालो। पर अगर किसी का प्रेशर बना हुआ है और सपोर्टिव गाइड नहीं है तो वो कभी नहीं होने वाली, हम्म। वो 5 6 साल, 7 साल, 8 साल में वो भी नहीं होगी खत्म। बहुत बेकार हो जाता है। कई कई यूनिवर्सिटी में आपको पता ही होगा कि 6 6 7 7 साल हो जाते हैं स्टूडेंट को काम करते हैं, 5 साल के बाद फेलोशिप नहीं हम्म मिल रही, और इतना मेंटली टॉर्चर है इस तरीके से हम्म, वो पीछे से फैमिली को पालना है भाई, सब कुछ करना है। तो ये हाँ। जो गाइड है थोड़ा उसको भी सोचना चाहिए कि यार वो बंदा, उसकी फैमिली है, फिनिश कराऊं मैं, हम्म। ख़त्म करूं उसका जो भी है।
यही हाँ, चीजें वो समझते नहीं है आधे ना वो। लोग तो ये सोचते ही नहीं, आधे आधे गाइड्स तो ये समझते ही नहीं कि स्टूडेंट्स की कोई खुद की फैमिली भी है, कुछ है। वो तो बस अब उनको इंडि- वर्क कल्चर में ही फिक्स रखते हैं बहुत जगह। इंडियन, वो तो समझते नहीं है स्टूडेंट को, पीएचडी स्टूडेंट को स्टूडेंट, वो तो अब मैं कुछ और बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी वो। हाँ, हाँ, ऐसे मैं भी ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकती, वरना बहुत लोग वो कहते हैं कि क्योंकि तुम कोई, बाहर हो तुम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते यहाँ वालों को। हाँ, पर ऐसा नहीं है। रियलिटी जो है ना, वो अब रियलिटी चलो, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको बस काम से मतलब है। ये तो है। काम करवाओ, तुम चाहे मर रहे हो जी रहे हो, तुम्हें कोई दुख है, उनको कोई लेना देना नहीं है। तुम बस लैब में आओ, लैब में काम करो, कोई त्योहार है कोई लीव है, अगर तुम्हें कोई फिजिकल हाँ, प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, दे विल नॉट कंसीडर, यू हैव टू और कम। मुझे 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 यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए इतनी अच्छी लगती है, जब कोई इतना आपको फ्रीडम देता है तो सच में खुद काम करने का मन होता है। जैसे आज मैं लैब में 6:15 के आसपास काम कर रही थी, और मेरे प्रोफेसर उस टाइम निकल रहे थे, तो वो मुझे जाते जाते हाँ, कह रहे हैं कि बाहर इतना अच्छा मौसम है, तुम लैब में क्यों हो, जाओ, वही, फ्राइडे यही इवनिंग तो है बात ये। है ना। इंडिया में होता है, वो आपको बोलता है वाई यू आर गोइंग टू अर्ली। 6:15 तो उनके लिए नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, उनके लिए तो रात भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स होती है इंडिया में तो। बात ये है कि जो फॉरेन में है ना, वो समझते हैं यार, वो बंदे को फीलिंग तो समझते हैं, हाँ भाई कि नहीं यार, उसकी भी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसको भी टाइम दो एंजॉय करने को। ठीक है, ये चीज इंडियन प्रोफेशनल नहीं समझते ना, वो नहीं समझते इस चीज को। हम्म। हाँ, और सुपरवाइजर सपोर्टिव होना बहुत 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 जरूरी इंपॉर्टेंट है। है। जैसे मैं यहाँ अपने किसी प्रोजेक्ट में स्ट्रगल कर रही थी और किसी एक्सपेरिमेंट में फंसी हुई थी, और मैं 2 बारी मीटिंग में अपने प्रोफेसर को बता चुकी थी कि मैं इसमें बहुत फंस रही हूँ। तीसरी बारी उन्होंने अपना लैब कोट पहना है और वो मेरे साथ लैब में आए हैं काम करने के लिए कि क्या हो रहा है, हाँ मैं भी ऐसे देखूँ होता है, इसमें। हमारे मैंने इधर भी ऐसे कई इंडिया प्रोफेसर में हैं। बहुत कम लोगों को देखा करते हुए कि वो हम्म, खुद भी घुस रहे लैब में और साथ में काम कर रहे हैं। वो बोल देंगे सर्च ऑन गूगल, यू विल फाइंड देयर। हाँ। इफ यू हैव एनी डाउट सर्च ऑन गूगल। तो यहाँ पर रश्मि, जैसे आपको 2 साल हो गए हैं यहाँ पर, तो जैसे रिजल्ट वगैरह कभी कभी नहीं भी आते तो दिमाग खराब होता है, फिर वो कैसे, फिर टैकल कैसे करते हो उस चीज़ को, या मैं तो रो लैब से लेती हूँ बाहर सर भाग जाते हो बहुत। फिर? नहीं, मैं तो बहुत रो लेती हूँ। पर मैंने अब, पहले शुरू में तो बहुत रोती थी ऐसे। मेरे बारे में एक चीज है कि मैं क्विट नहीं करती, पर मैं कंप्लेन बहुत करती हूँ, बहुत। हर चीज हम्म। को लेके अगर मुझे बुरी लग रही है कोई चीज, तो मैं बार बार उसके लिए कंप्लेन करूंगी। तो शुरू में तो बहुत रोती थी मैं। पर अब मुझे लगता है कि हर चीज में प्रोज ढूंढने चाहिए ना, तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट चल गया तो खुशी की बात कि चल गया। अगर नहीं चला तो हम्म। आप घर जल्दी जा सकते हो, तो उस चीज के लिए खुश हो जाओ। ये सोच के कि दिन डलेगा बस अच्छा। वही है ना, यहाँ पर इतना, और एक चीज़ और है, यहाँ पर जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच ना इतना गैप भी नहीं होता। अगर आप उससे हाँ, बात करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, नॉर्मली आप डिस्कस कर सकते हो। इंडिया में ऐसा नहीं हाँ। होता। इंडिया में तो भाई प्रोफेसर यहाँ होता है, स्टूडेंट यहाँ होता है नीचे। हाँ, इंडिया में प्रोफेसर स्टूडेंट तो छोड़ो, आप पीएचडी स्कॉलर्स भी एक दूसरे को सीनियर जूनियर ट्रीट करते हैं, वो यहाँ सब कलीग्स हैं। वो बहुत होता है वहां पर, इंडिया में तो सीनियर जूनियर वही यार, चलो ठीक है, सीनियर भी चलो है, बट जो जूनियर स्टूडेंट है एक दूसरे के साथ वो ना थोड़ा मिलाप रखना चाहिए। तो सीनियर को भी इतना हम्म। ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत सीनियर हूँ, भाई सीनियर है तो क्या हुआ। हाँ, हाँ। ये, नहीं, यहाँ और पे है काफी फ्रेंडली सब आपस में। यहाँ पर ऐसे ही है सारा, आप बाहर कहीं भी चले जाओ सब फ्रेंडली है। ये इंडिया में थोड़ी दिक्कत है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, सब सीनियोरिटी लेके बैठे हैं ना इंडिया में थोड़ी। ईगो थोड़ी ना, मुझे लग रहा है कि बंदे को ना थोड़ी साइड रखनी चाहिए, अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, और जब तक आप अपने अंदर ईगो रखोगे ना, तो आई डोंट थिंक आप कुछ हासिल कर पाओगे और कुछ भी अचीव कर पाओगे। बट सभी स्टूडेंट ऐसे नहीं सोचते। उनका सही थोड़ा बात ऐसे है। होता है। नहीं, ईगो साइड करके आपको अपने कलीग से, अपने जूनियर हम्म, से, सीनियर से, हर किसी से सीखना चाहिए। क्योंकि हम्म, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट आपका है, और जितना सीखोगे उतना जल्दी खत्म होगा। बस, अगर गोल्स है कि जल्दी खत्म करना है तो सबसे सीखना पड़ेगा। वही है ना। पर ऐसा होता नहीं ना, जो कई बार क्या होता है, जूनियर है वो भी बड़ी ईगो दिखा देते हैं ना। वो फिर बंदा, सीनियर बंदा सोचता है छोड़ यार क्या, गोली मारो इसको। हाँ, हाँ, होता है, आजकल ये भी है होता नहीं है। ना वैसा भी। मैं अपनी बात करूं, जब मैं जब नया नया आया था ना आईआईटी में, तो हमारे जो सीनियर होते थे
तो हम ऐसे जाते जाते आते जाते हेलो हाय करते थे सबको कि हेलो सर, हाय सर। तो जब हम सीनियर पहुंचे, फिफ्थ ईयर में आए, तो भाई हमें कोई हेलो हाय भी नहीं कर रहा। तो जो जूनियर स्टूडेंट हैं, थोड़ा उनको भी थोड़ा होना चाहिए कि यार हम भी थोड़ा इंटरेक्शन करनी चाहिए बच्चों के साथ, सो दैट कि जो सीनियर के साथ हैं, हाँ। और आते जाते कभी इधर उधर, और इंटरेक्शन बड़ी अच्छी चीज़ है। आप कहीं बाहर कल को कहीं इधर उधर जा रहे हो, कुछ कर हम्म। रहे हो, और किसी ना किसी इंसान को, हर किसी की क्या है, जरूरत पड़ ही जाती है। ठीक है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हाँ, हो, कुछ कर स्किल रहे है हो, ये भी। ये हम्म। चीज़ें होती नहीं है। हमें तो पता नहीं होता था जब हम थे फिफ्थ ईयर में थे, कौन सा बच्चा फर्स्ट ईयर में है, कौन सा सेकंड ईयर में है, कोई कुछ नहीं वैसे था। हाँ, और यहाँ पर वो तो है, ये स्किल है, इंटरेक्ट करना भी। इंटरेक्शन करनी चाहिए यार, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है बंदे को। अब देखो, और जैसे इंटरेक्शन की बात कर रहा था मैं, कि जो जब मैं था, ड्यूरिंग जब हम नए नए आए थे, तो हमें पता था कि कौन सा बच्चा किसकी लैब में है, ऐसे ना सब कुछ पता था। बट यहाँ पर चाइना में क्या है, जैसे मैं आया हूँ, यहाँ पर लिटरली एक लैब यहाँ, दूसरी लैब यहाँ, उनको पता ही नहीं आपस में कि हम किसके स्टूडेंट हैं, किस पर काम कर रहे हैं। और इंडिया में तो दूसरे डिपार्टमेंट के बंदों को हाँ, ही पता था कि वो काम भी किस पर कर रहा है, ये भी पता था। वो भी पता होता था। यहाँ तो इवन अपने लैबमेट से भी, जब मैं सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था, और मैं हम्म दिसंबर तक अपने सारे लैबमेट से नहीं मिली थी एक साथ। क्योंकि हमारे हम्म लैब में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है तो आप उसके लिए हम्म बुकिंग कर दोगे पहले से, और आप उस दिन अपना एक्सपेरिमेंट लगाओगे। तो कोई हम्म। और उस पे आएगा ही नहीं काम करने के लिए, और अगर उस पे ठीक काम है। करने नहीं आ रहा कोई, उस दिन उसको कोई और काम भी नहीं है, तो वो लैब भी नहीं आएगा। तो हम्म, बहुत बार ऐसा होता था कि मैं लैब में अकेली ही काम कर रही होती थी, कोई नहीं होता था वहां पे। तो बहुत हम्म, टाइम तक किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ, और जब कोई आता भी है तो बस हाय हेलो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून हो जाता है। हाँ वही उसके वही। बाद सब अपने काम में बिजी हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं। ऐसे ही होता है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ कोई लेना देना नहीं, किसी का काम करो बस, और कुछ नहीं। तो आपके वहाँ और भी होंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट, हाँ। इंडिया से ही आए या और बाहर यहाँ कंट्रीज से? यहाँ इंटरनेशनल ही है सारे। क्योंकि ये पूरी यूनिवर्सिटी बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, तो इसलिए सिर्फ इंटरनेशनल है। पर मेजोरिटी ऐसे ईरान की है या चाइना की है। और इंडियंस तो आई थिंक गिन के 3 या 4 हैं। और थोड़े पाकिस्तान के कम। हैं, तो यही है ओके यहाँ ओके ओके, पे। अलग अलग कंट्रीज के हैं यहाँ पर ना। हम्म। ईरान के लोग बहुत ज्यादा है यहाँ, और चाइना के। कुछ प्रोफेसर्स जो अच्छा। चाइनीज हैं वो चाइनीज स्टूडेंट्स को ज्यादा हायर करना चाहते हैं, क्योंकि हाँ उन वो तो वो ऐसे होता ही है, फेमिलियर वो होते अपने हैं ही। अपने वर्क कल्चर से। हम्म। कभी ऐसे ड्यूरिंग आपका मास्टर्स का एक्सपीरियंस करते हैं, तो मास्टर का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका वहाँ पर रोपड़ में, बढ़िया रहा? बढ़िया था सर। तब हम्म, तब पता नहीं, तब कुछ और आंसर होता, क्योंकि मैं कंप्लेन बहुत करती हूँ, तो तब शायद मैं बहुत रो रही होती थी कि क्या करना तब पड़ रहा है मुझे, कितना काम करना पड़ रहा है। पर अब अच्छा लगता है। नहीं, मैंने देखा है जब मैं था वहां पर, तो कई बार मैंने आपको देखा है, आप बड़े भाग भाग कर जाते थे काम करने के लिए। मैं कहा यार लड़की बड़ी डेडिकेटेड है हाँ, ये। मुझे इंटरेस्ट था बहुत अपने टॉपिक पे, तो मुझे लगता है वो हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, फिर अपने आप काम करने का मन करता है। मुझे बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग लगता था अपना टॉपिक, तो थोड़ा इंटरेस्ट रहता था काम करने में। एक्चुअली ना, मैं ना काफी समय से सोच रहा हूँ कि मुझे भी ना बैटरी पर काम करना है। मैं आपसे ना करूंगा कॉन्टेक्ट बाद में, विद इन फ्यू डेज, हाँ। कि कैसे मैं जरूर। अपने मटेरियल को, क्योंकि हमारे तो आपने सुना ही होगा कॉफ, मोव कॉफ। तो हाँ, कॉफ उसकी कॉफ में तो बड़े एप्लीकेशंस तो अच्छे है। अच्छे बड़े बड़े पेपर आ रहे हाँ। हैं बैटरी पर। हम्म। तो बहुत। अभी धारामणि मैम ने भी काफ़ी अच्छे पेपर पब्लिश किए हैं कॉफ में, कोलैबोरेशन के हाँ। साथ, वो खलीफा यूनिवर्सिटी में हाँ, जो प्रोफेसर है। खलीफा हाँ यूनिवर्सिटी, हाँ। हाँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ देखकर, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ, तो आई विल कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, डेफिनेटली। देन वी विल डू समथिंग बेटर, समथिंग न्यू। तो ये कुछ श्योर। है। मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था कि मैं कुछ करूँगा ऐसे, ये थोड़ी मैं अपनी जो फील्ड है वो चेंज करूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे बैटरी की इतनी ना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा फील्ड है नहीं बैटरी का, मैंने कभी काम किया नहीं इस पर। तो मे बी सून आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत अप्लाइड फील्ड है, क्योंकि अब तो हर हम्म जगह बैटरीज ग्रो ही हो रही है, अब इंडिया में भी बहुत अच्छी कंपनीज आ रही हैं धीरे धीरे। तो हम्म। पता है कि इसका इसका फ्यूचर डेफिनेटली है, और आपके हाँ मटेरियल्स तो बहुत क्लोजली अप्लाई होते हैं हाँ, उस पे, काफ़ी तो काफ़ी डेफिनेटली बहुत अच्छा है। एक्टिविटी दिखाते हैं ये। तो रश्मि आप, चलो मैं अब इसी के बारे में पूछता हूँ थोड़ा सा। तो आप ये जो बैटरी पर काम करते हो, आप सिर्फ लैब स्केल पर काम करते हो, या आगे इंडस्ट्री स्केल पर भी कुछ है इनका?
नहीं, अभी तो फिलहाल जो स्पेसिफिकली मेरा प्रोजेक्ट है वो तो सिर्फ लैब स्केल पे है। लैब पर स्केल पे मेरे भी है। लैब में कुछ और जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री स्केल पे कर रहे हैं, पर वो डायरेक्टली हम्म बैटरी बनाने पे नहीं, बैटरी रिसाइकलिंग पे कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री स्केल पे काम कर रहे हैं। पर और ओके। बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, तो अगर मतलब बैटरी में आप या तो मटेरियल बना सकते हैं कैथोड एनोड के हम्म लिए, या तो हम्म इलेक्ट्रोलाइट डिजाइन कर सकते हैं, या तो फिर हम्म ओवरऑल बैटरी ही चेंज कर सकते हैं कि लिथियम आयन के हम्म बजाय हम्म सोडियम आयन पे चले गए, पोटेशियम आयन पे चले गए, ये सब। तो हम्म डिपेंड्स कि आपको किस तरह का रिसर्च करना है। अगर आपको बहुत नॉवेल रिसर्च करना है, जैसे मैं कर रही थी कि मैं इलेक्ट्रोलाइट पे कर रही हूँ, और बहुत न्यू टाइप ऑफ आप इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट एक्वस डिजाइन पर। कर रहे थे? हाँ। ओके। तो मैं बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट पूरा इस पे फोकस्ड है कि हम एक्वस बैटरीज को कैसे इनेबल करेंगे मार्केट लेवल पे। तो हम्म एक्वस बैटरीज में अपने इश्यूज हैं, अपने चैलेंजेस हैं। तो हमें वाटर एक्टिविटी सप्रेस करनी होती है, तो मैं उस तरह के हम्म इलेक्ट्रोलाइट्स डिजाइन कर रही हूँ जिसमें वाटर एक्टिविटी बहुत लोअर्ड हो। तो वाटर इन हम्म सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे बहुत फेमस हैं। तो इस पे ओके। है मेरा काम मेजरली। तो अगर आपको बहुत ऐसे नॉवल, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा काम करना है जो कभी हुआ नहीं है, तो वो तो लैब हम्म स्केल पे ही रहेगा। पर कुछ ओके। लोग हैं जो लिथियम पे ही, एस्टेब्लिश्ड बैटरीज पे ही और परफॉर्मेंस बेटर करने पे काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली कमर्शियल स्केल पे compete कर रहे हैं। और इस तरह के ओके। एक्सपोजर उनको मिलते रहते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, जिसमें वो डायरेक्टली अच्छे एकदम मास्टरमाइंड से मिल सके, पता कर हम्म सके कि क्या करना है। मैं है ना, अच्छा ये मैं भी कुछ दिन पहले ना पढ़ रहा था पेपर हमारे कोफ में, कोफ एज अ जिंक आयन बैटरीज। तो उसमें जो कोफ है हम्म। उनको एज ए कैथोड उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो हाँ जिंक आयन की वो किया हुआ है, वो कैप्चर करता है जिंक आयन को। तो हाँ बड़ा बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगा मुझे सारा टॉपिक ये। तो वो बल्ब वगैरह चला रहे थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ऐसे ऐसे। हाँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो मैं करूँगा आपसे कांटेक्ट, ठीक है, इसके बारे में। देन आई पक्का। हैव टू लर्न मैनी थिंग्स, ठीक है, इन दिस फील्ड। सो तो रश्मि, किसी ने ऐसे आप चलो मास्टर बीएससी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, कभी ऐसे ने कोई टोंट मारा हो या कुछ ऐसे बोला हो कि यू कैन नॉट डू दिस बट यू डिड इट, ऐसे कभी हुआ है कुछ? हमेशा होते रहते हैं सर, हमेशा। मुझे ऐसा ये लगता है कि मैं सबको गलत ही प्रूव करती जा रही हूँ बस, हर एक स्टेप स्टेप ये ऑफ लाइफ पे बस। वो ना मजा आता है बाद में, फिर जब वो इंसान बोलता है ना कि तू हाँ। कर नहीं सकता, जब उसको पता लगता है ना भाई उसने कर दिया फिर वो हाँ, बंदा सोचता मजा है बहुत यार। आता है, बहुत मजा आता है। हम्म, फिर बंदा सोचता है यार गलती कर दी मैंने इसको बोलकर कुछ मेरे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि ये तुमसे नहीं होगा। एंड देन जब हम्म हुआ, तब मैंने उन टीचर्स को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया है कि आपने तो कहा हम्म था कि नहीं होगा। तो उनका हम्म। रिएक्शन ये आता है तो कि ये मोटिवेशन के लिए जरूरी था, इसलिए और बोला बाद था में मैंने। ऐसे ही करते हैं सभी, ठीक है, पहले बोल देते हैं बाद में बोलेंगे हाँ यार ये तो तुम्हारे भले के लिए हाँ। किया था हमने। उन्हें वो याद नहीं कि जब उन्होंने ऐसा बोला था तब कितना रोए हम्म, थे हम। पर चलो, उन्होंने को जैसा भी तुमने बोला हमारा तो भला हो गया ना उसमें। हाँ, हम्म हमारा काम बन गया। मेरे साथ भी ऐसे कई बार हुआ है, बट मैं मेरा मेरा क्या होता है कि मैं ना थोड़ा चुप रहता हूँ। तो मेरा थोड़ा नेचर भी ऐसा है। मैं फिर उनको ना अपने आप को मतलब कि और पॉलिश करने में उनको जवाब देता हूँ मैं। ऐसे नहीं, मैं बोलकर हाँ, जवाब नहीं देता उनको, मैं फिर एक्शन दिखाता हूँ उनको भी, दो भाई ये देखो मैंने कर दिया। अब मिल गए, अब मिल गए हैं हम्म। सारे जवाब। अब जब नाम के आगे से डॉक्टर लगता है ना, तो सारे जवाब वैसे ही मिल जाते हैं। हाँ वही है। नहीं ऐसे पहले होता था ना कि मैं जब स्कूल था कॉलेज था तो इतना मतलब कि ज़्यादा नहीं था मेरा। मुझे एक्चुअली क्या है कि असली जो मेरी जो स्टडी है ना, मेरा स्कूल तक बढ़िया था, स्कोरिंग मेरी सबसे अच्छी थी, बढ़िया थी अप टू ट्वेल्थ। ग्रेजुएशन में मास्टर में आके थोड़ा मैं थोड़ा इधर उधर डगमगा गया था। तो थोड़े मुझे फिर हेल्थ इश्यूज थे मेरी ग्रेजुएशन में, थोड़ा उसकी वजह से मैं थोड़ा वो हो गया। तो उसमें थोड़ा फिर मेरे नंबर वगैरह कम आए, तो थोड़ा मेरा माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो गया। और मास्टर की जो सेकंड ईयर है उसमें फिर मुझे जाकर थोड़ी समझ आएगी यार गुलशन, नहीं थोड़ा तुम्हें करना पड़ेगा चेंज अपने आप को, और स्टडी करेगा तभी कुछ होगा। क्योंकि मैं समझ चुका था कि भाई जो करना है अकेले ही करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा, कोई तुम्हें आकर यहाँ पर मोटिवेट नहीं करेगा, कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, और कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि हाँ भी कि तू मैं तेरे साथ चलता हूँ या ऐसे। जो करना है खुद ही करना है। देन करेक्ट। फिर मैं थोड़ा बिल्कुल चेंज हो गया। और जब मैं मास्टर्स के बाद जब मैं कोचिंग के लिए गया, तो यू कांट इवन बिलीव कि आफ्टर कोचिंग मेरे सी एस एग्जाम में आई थिंक 33 मार्क्स आए थे कोचिंग लेने के बाद भी। तो मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया उस टाइम, मैंने बोला यार गुलशन क्या कर रहा है तू
फिर नेक्स्ट 6 महीने फिर मैं फिर वहाँ रुका। और उस 6 महीने में मैंने जो तैयारी की ना, फिर मैंने पिछले पिछले 15 साल में जितनी स्टडी की थी ना, और बीएससी +1 +2 बीएससी मास्टर, कितने हो गए, 3 तो 5 7 साल हो गए। 7 साल में मैंने जितनी केमिस्ट्री पढ़ना उतनी मैंने 6 महीने में पढ़ दी। फिर फाइनली आई क्वालिफाइड। फेलियर्स तो वही फेलियर्स भी होता है। इम्पोर्टेंट है सर लाइफ में, हाँ, इसलिए। जब जब तक आप सोचोगे ना कि लाइफ में मुझे कुछ करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। जब आपके हम्म। सामने कोई विजन होगा कि यार हाँ भी मुझे वो चीज़ हासिल करनी है। अब मंजिल ही नहीं है तो फिर रास्ते में जाने का क्या फायदा, मंजिल होगी तो रास्ते में जाओगे ना हाँ आप। हाँ। यही है। तो ये ठोकरें जो लगती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं, इंसान को कुछ ना कुछ बना ही देती हैं ये। हम्म। सही बात है। रश्मि, डू यू फील प्राउड ऑन योर सेल्फ? आप कहाँ, आप सिटी में रहते हो या गांव में रहते हो वहां पर इंडिया में? इंडिया में, मैं मुंबई में। मुंबई, ओ माय गॉड। सिटी में। हाँ। यूर तो आप मुंबई से बिलोंग करते हो? नहीं, मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी में बलिया से हूँ। पर ओके। मेरे पापा नेवी में थे, तो हम बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में रहते थे। एंड फाइनली जब उन्होंने रिटायरमेंट ली नेवी से, तो वो मुंबई में सेटल हो गए, तो मुंबई हम में। मेरी पूरी लाइफ लगभग मुंबई में निकली है। ओके, तो फिर आपका तो एक्सपीरियंस शुरू से ही काफ़ी बढ़िया रहा होगा ना, ऐसे बाहर मुंबई तो बड़ा अच्छा हाँ सिटी है। लोग बड़े बड़े वहाँ पर, हाँ। बंगले घर ये वो, और वहाँ तो लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, वहाँ पर तो बड़ा डिफरेंट है। मैं कभी गया नहीं वहाँ पर वैसे, हम्म। बट मेरी, जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि मुझे जाना है मुंबई। तो देखो कब वो बहुत सुंदर टाइम आएगा। सिटी है। हम्म। अब तो बहुत इजीली जा सकते हैं आप। हाँ, नहीं अब तो मैं जा सकता हूँ। इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो कनेक्ट ही वहीं हम्म। से होती है, या तो हाँ दिल्ली हाँ से हाँ, होती वही है। वही वही। तो आई विल ट्राई। तो कैसा लगता है फिर आपको ऐसे मुंबई, तो मुंबई से फिर कनाडा? नहीं, बहुत मेजर ट्रांजिशन है, और मैं डेफिनेटली बहुत बहुत प्राउड हूँ खुद पे। क्योंकि हम्म मुझे भी अगर वैसे बहुत मोमेंटरली देखे हम, तो मुझे ऐसे फील नहीं होता कि बहुत कुछ बड़ा कर लिया लाइफ में। पर अगर मैं हम्म ऐसे पीछे टाइम में जा करके ऐसे सोच रही होती हूँ कि क्या क्या किया है मैंने, फिर मुझे लगता है हम्म कि हाँ, मेरे भी कुछ हेल्थ इश्यूज रहे थे, फैमिली हम्म इश्यूज रहे थे, फैमिली हेल्थ इश्यूज रहे थे। काफी सारी हम्म चीजें टैकल करके फिर जब एग्जाम देना था आईआईटी जैम का, तब कोविड टाइम्स हम्म, आ गए, तो कॉलेजेस भी बंद हो गए। इवन एग्जाम देने में भी, जाने में, ट्रैवल करने में डर था कि जाना चाहिए या नहीं, कितना हाँ सेफ है तो थोड़ा। कितना नहीं। और हम्म फिर घर वालों को तो मुझे किसी चीज के लिए कन्विंस नहीं करना पड़ा, वेरी ग्रेटफुल। पर ऐसे बाहर जाना, कहीं और रह के अकेले पढ़ाई करना, फिर हम्म पीएचडी के लिए भी एकदम से कनाडा आना, कि जैसे ही मास्टर्स खत्म हुई वैसे ही पीएचडी के लिए आना। हम्म तो मुझे लगता है बहुत अच्छी जर्नी रही है, तो प्राउड तो डेफिनेटली होना चाहिए। हम्म। पर डॉक्टर लगने के बाद ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, बढ़िया ही होगा, अभी तो बहुत चीज़ें आने वाली बाकी हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, आगे तो बहुत अभी तो कुछ है। शुरुआत है। हाँ अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ है। तो रश्मि, जो अभी स्टूडेंट हैं, जो अभी कर रहे हैं मास्टर्स, तो उनके लिए कोई, जैसे आपने सीवी वगैरह तैयार किया, कवर लेटर वगैरह तैयार किया, तो कुछ बताओ उनको कि आप कौन कौन सी चीज़ें उसमें जो ज़्यादा जो रोल करती हैं सीवी के अंदर, या कवर लेटर आपने कैसे लिखना है, सो दैट कि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए। हाँ। तो सीवी में तो अपना एक्सपीरियंस सबसे ऊपर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मोस्टली बाहर लोग यही देखते हैं कि कितना एक्सपीरियंस मैच होता है, तो आपका प्रोजेक्ट, जितना भी चीज आपने प्रोजेक्ट में जो भी चीजें की, अच्छे से समराइज करके वो लिखना जरूरी है सीवी में। लेटर। मोटिवेशन मोटिवेशन लेटर ना काफी पर्सनल होता है, और जो हम्म एसओपी होती है वो काफी प्रोफेशनल होती है। तो जब भी कोई हम्म एसओपी लिखे, तो उसमें ऐसे अपनी प्रोफेशनल जर्नी को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। और हम्म मैं एक स्टोरी फॉर्म में लिखती थी, तो मेरा यूजुअली मैंने ऑपोजिट भी देखा है कि लोग मोस्ट रीसेंट से पीछे पीछे जाते हैं। पर मैं हम्म। हमेशा स्टोरी फॉर्म में लिखती थी, तो मैं अपने स्कूलिंग के शुरू बाद से। ग्रेजुएशन, देन मास्टर्स, और हम्म फिर क्यों पीएचडी करना है, ये मोटिवेशन लिखती थी। और हम्म मोटिवेशन लेटर तो काफी पर्सनल होता है, तो उसमें आपके सारे पर्सनल रीजंस, जैसे मेरे लिए ये हम्म बहुत होता था कि मैं हमेशा कल्चरल डाइवर्सिटी में रही हूँ, अलग स्टेट्स में अलग फ्रेंड्स बनाना, ये मेरे लिए बहुत हम्म। इजी है, नए लोगों से ओके। दोस्ती करना। तो इसलिए मेरे लिए बहुत इजी होगा एक नए कल्चर में अडॉप्ट करना। तो मैं आपके लैब में ऐसे लेफ्ट आउट फील नहीं करूंगी, कल्चरली
बहुत बिल्कुल। इजीली अडॉप्ट हो जाऊंगी। और वर्क कल्चर की मुझे एक्सपीरियंस रही है मास्टर्स करते हुए, मैंने थीसिस बेस्ड मास्टर किया है, तो मुझे हम्म। पता है कि रिसर्च कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें मोटिवेशन लेटर में जाएंगी, जो काफी पर्सनल है, जो अपने स्किल्स पे बेस्ड है। और जो काफी प्रोफेशनल है कि मैंने इतने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, इतना पेपर का काम किया, इतने कोर्सेज किए, ये सब हम्म। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ज्यादा बिलोंग करेंगे। और मोस्टली तो मुझे लगता है ज्यादा जो एकदम जरूरी एडवाइस है वो वही है कि जो भी आप पोजीशन देख रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट को समझो, बहुत जरूरी है वो। ऐसे वो ज़्यादा रैंडमली अपने इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस बल्क में मत भेजो किसी को भी, वो बल्क में ही रह जाएंगे फिर। बहुत पर्सनलाइज हम्म। करना जरूरी है, बहुत कस्टमाइज करना जरूरी है कि उस पोजीशन के लिए ही बना है वो एप्लीकेशन, उस तरह ओके। दिखना चाहिए वो। हाँ वो आई थिंक पहले मैं भी यही सोचता था कि जैसे ओपन एप्लीकेशन होती है तो वहाँ पर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड देयर ना। तो या हाँ, अगर आप अच्छे से बना रहे हो उसको, अच्छे से जो उनको चाहिए आप वही चीज़ उसमें लिख रहे हो, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। हम्म। हाँ, रश्मि, यहाँ पर क्या वेदर का क्या सीन है वहाँ पर? कनाडा मैंने सुना है बहुत ठंड होती है वहाँ पर। बहुत बहुत ज्यादा ठंड, -30 जाता है टेम्परेचर माइनस विंटर्स में। -25 तो मैंने भी यहाँ पर, हमारे भी तो बहुत ठंड पड़ती है भाई, मैं तो पागल हो गया इस बार, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। स्नो ही स्नो। पंजाब में हाँ। हमारा क्या है, मिनिमम कितना जाता है वहां पर? 2-3 डिग्री जाता है वहां पर। यहाँ तो हाँ। भाई -20 -30, मैं पागल हो गया इस बार जनवरी महीने। बहुत ठंड होती है, बहुत बहुत ठंड ठंड। पड़ी पहले यहाँ ऐसे पर। इंडिया से बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि स्नो देखेंगे, हम्म। स्नोफॉल देखेंगे। मैं तो एक हम्म। पॉइंट पे आईआईटी मंडी में जाना चाहती थी, क्योंकि मैंने सुना था आईआईटी मंडी में स्नोफॉल हाँ वहाँ होती है। स्नो पड़ती है फिर वहाँ मैंने पर, हाँ। फिर मैंने आईआईटी रोपड़ चूज कर लिया, और फिर ऐसे हाँ, लगता था कि बहुत फैसिनेटिंग होगी स्नो देखना। अब रोज का हो गया है वो कि कब खत्म होगी स्नो। वही वही वही, यहाँ पर भी, यहाँ पर स्नो ज़्यादा नहीं पड़ती, बट यहाँ पर ना ये ठंडी हवा बहुत चलती है, तो बहुत हम्म। बुरा हाल होता है यहाँ पर, हवा बहुत चलती है। ओके। तो रश्मि, आफ्टर पीएचडी, अभी तो चलो अभी आपका है टाइम, कोई एनी फ्यूचर गोल आपने कोई सेट किया हुआ है कि मुझे क्या करना है आगे, या बहुत अभी? बहुत स्ट्रक्चरल प्लान नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं वन हम्म। स्टेप एट अ टाइम में बिलीव रखती हूँ। पर जिस हम्म। तरह का मेरा फील्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंडस्ट्री जॉब डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए बिफोर स्विचिंग टू ओके। एकेडमिया, अगर मैं करूँ तो। अगर करूँ तो, हम्म। क्योंकि ऐसे खुद की पीएचडी देख के लगता है कि खुद की पीएचडी में इतनी मेहनत लग रही है, तो खुद प्रोफेसर बन के दो हम्म। चार लोगों की पीएचडी करवाना तो इम्पॉसिबल लगता है मुझे। तो मे बी इंडस्ट्री चलो, ट्राई करूंगी, पर पोस्ट डॉक डेफिनेटली करूंगी। पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस अच्छा होता है, आप एक बार ट्राई करना, वो बाकी किस्मत का कुछ नहीं पता होता है कहाँ मुड़ जाए। हाँ, ठीक है, क्या पता इसलिए आपको मैंने कहीं। कहा कि इसलिए मैंने कहा प्लान नहीं करने चाहिए, क्योंकि पीएचडी हम्म। में कभी नहीं करने वाली थी, फिर भी कर रही हूँ, तो हो वही तो। सकता है कि कुछ और कर लूँ। हम्म। तो रश्मि, वैसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी मास्टर्स कर रहे हैं, जो पीएचडी के लिए सर्च कर रहे हैं, तो उनके जो डाउट्स हैं काफ़ी हद तक पूरे हुए होंगे। एंड कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच करना है, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप जैसे फिल करते हो, तो किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे रैंडमली ईमेल करना ऑब्वियसली वो थोड़ा सही नहीं रहता। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला ही होगा बच्चों को। तो इसके अलावा कुछ और भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो आप जो स्टूडेंट है वो मेरे से या रश्मि से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रश्मि, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है अभी कि पेरेंट्स के लिए, आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं लड़कियों को लेकर, कि कुछ भी अगर आप कुछ गाइड करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो कि लाइफ में जो लड़कियां हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, और अपना जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो होना कितना ज़रूरी है, और लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान होना बहुत ज़रूरी है यार। ठीक है ना? और पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना कर देते हैं कि लड़कियों का ज़्यादा पढ़ाना वो सही नहीं है, क्योंकि बाद में तो शादी करके इन्होंने दूसरे घर ही जाना है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं अभी। व्हाट यू थिंक? हम्म। ये तो वैसे काफी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है सबके लिए, हम्म। कि मतलब बहुत लोग अच्छे भी हैं जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि फेयर एजुकेशन, फेयर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए।
पर मुझे सच में लगता है कि अगर कोई फर्क कर रहा है इस तरह से तो प्लीज ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि आप हम्म। आज को अगर अपने बेटे में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोच के कि लड़की तो किसी और के यहाँ चली जाएगी, तो तो लड़का आपका हमारा बेटा भी सहारा किसी से बनेगा। शादी कर लेगा और वो भी दूर हो सकता है आपसे। तो चांसेस ज्यादा है, मैं ऐसे इमोशनल टैंजेंट पे कंपेयर ऐसे करूँ तो होता है। चांसेस ज्यादा है कि आपकी बेटी आपका साथ देगी। तो हम्म। प्लीज उसको ज्यादा एजुकेट करो, ज्यादा नहीं हम्म। बराबर कर दो। हम्म। नहीं नहीं, ऐसे है। तो चलो, आने वाले टाइम में मे भी शायद चीज़ें सब ठीक हो जाएं। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी भी हैं वैसे, मैंने काफ़ी देखी हैं। तो आई होप कि उनका जो माइंड है वो थोड़ा चेंज हो जाए। वैसे भी चेंज हो भी रहा है अब, जरूर जैसे चेंज होना जो चाहिए। जनरेशन, न्यू जनरेशन आ रही है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं उसमें। यस। जरूर होना चाहिए, ऐसे चेंजेस जरूर आने चाहिए। और अगर कोई हम्म। फिर बहुत ही ज्यादा फर्क करने वाला है और जिसको बिल्कुल ही नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट लोग की बिल्कुल बेटी होनी ही नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, तो मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि वो डिजर्व भी नहीं करते, उनको नहीं मिलनी चाहिए बेटी अगर उनको ऐसा लग रहा है तो। तो आई थिंक बेटी मिलती भी उन्हीं को ना जो जो बंदा डिजर्व भी करता है, जिनको हाँ भगवान को भी पता है कि ये बंदा सही है, ये पालन पोषण अच्छी से कर लेगा हाँ, इसकी, इसको दो। सही बात ठीक है। है। ओके। सो रश्मि, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि आपको भी लगा होगा। और थैंक यू सो मच मेरा जो सर इनवाइट करने के लिए। वो भी वो वेलकम। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, और आपका इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है कि क्योंकि जब मैं थैंक यू। मास्टर्स ग्रेजुएट करने वाली थी तो मैं बहुत ढूंढती थी ऐसी वीडियोस की कोई गाइड कर दे। तो थैंक नहीं यू नहीं, सो ये मच अच्छा है। सबके बिहाफ पे। मैं तो काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था ये कि मैं करूँगा शुरू। तो फाइनली मैं जब यहाँ आया तो फिर मैंने एक दिन शुरू कर ही दिया। फिर मैंने गुलशन हाँ देखेंगे जो होगा, क्योंकि मैंने कभी कैमरे के सामने कभी बोला नहीं है। और मेरा जो पर्सनल वो है ना, मैं थोड़ा ना शांत रहता हूँ, मैं इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। तो मुझे डर था कि यार मैं कैसे बोलूँगा, कैसे बात करूँगा, और कैसे सब कुछ मैनेज होगा। फिर मैंने एक दिन, फिर मेरे जो कोलीग्स थे मेरे, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं गुलशन, यू कैन डू, यू जस्ट स्टार्ट इट। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। और मेरा जो मेन मोटिव ये है कि जो जो आसपास जो हमारे, जैसे हम इंडिया में जब पढ़ते थे वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, मेरा ये है कि मैं वो बताऊँ सबको, हाँ भी, कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सो दैट कि लोगों को पता लगे। और रिसर्च वाइज भी हाँ। क्या हो रहा है, तो अभी मैं धीरे धीरे और भी करूँगा। अच्छा। तो अभी एक्चुअली क्या, जैसे मैं कर रहा हूँ पोस्ट, तो मेरा इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो अभी भी मैं बहुत हैरान होता हूँ कि मैं सब कुछ चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, अपनी फिजिकल हेल्थ, रिसर्च वाइज, लैब में खाना पीना, सब कुछ मुझे खुद ही मैनेज करना हम्म। पड़ रहा है यहाँ पर, A to Z। तो अच्छा है। तो आने वाले टाइम में मैं और भी बढ़िया करूँगा, और जो लोग, जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट हैं, उनको मैं अच्छा कंटेंट और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, सो दैट कि जो अच्छी गाइडेंस जो होती है ना, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बस वही मेन मोटिव है। तो नहीं, रश्मि, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपका। ठीक है। थैंक यू सर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर PhD जर्नी, एंड आई होप यू विल थैंक यू सो मच। जल्दी आप अपनी PhD कंप्लीट करो, और उसके बाद पोस्ट डॉक, हाँ देन उसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ये विशेस बहुत जरूरी है अभी इस वक्त। ओके, थैंक यू।